कहते हैं कि 1 लीटर दूध ले आओ। पाकिस्तान में तो अक्सर हम 1 किलो भी बोल रहे होते हैं। Physical quantities are not physical. मेजरिंग टूल है, मैथमेटिकल मेजरिंग टूल है, मगर कभी भी डे लाइफ में आपको ऐसा नहीं होगा ओए वेक्टर आ रहा है भागो फोर्स लग जाएगी मुझे। ठीक है, थर्ड डायमेंशन वो काम कर रही है जो पहली 2 डायमेंशन नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम मेरे सुनने वालों, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स। आज पहला एजुकेशनल पॉडकास्ट माइंडर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम मैनेज कर रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि एटलीस्ट इंटरटेनमेंट पे बहुत सारी बातें होती हैं, दीगर पॉडकास्ट हैं, लेकिन एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट आपको कम मिलता है। तो मैं आपका होस्ट हूँ वजाहत अब्बास, एंड विद मी मिस्टर मास। मास जो है वो फिज़िक्स के टीचर हैं, फिज़िक्स इनका पैशन है, और इस पॉडकास्ट के अंदर हम ख़ास तौर पे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है फिज़िक्स के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूँ आपको यहाँ पे कि आपने देखा कि पिछले 3-4 साल से, और मास मैं आपको भी चाहूँगा कि आप भी इस पर हाईलाइट करें, पिछले 3-4 साल से जब से एडमिशन टेस्ट वगैरह का रुझान बढ़ा है परसेंटेज के मुकाबले में, वरना पहले यूनिवर्सिटी में आज से 10 साल पहले परसेंटेज की बेसिस पे एडमिशन हो जाता था, तो रोट लर्निंग जो करता था वो एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाता था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इवन वो बच्चे के जिनकी बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं वो तक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा पा रहे। तो हमारा ये ख्याल है कि अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो हैं, जो जितनी बेहतर यूनिवर्सिटी है उसका असेसमेंट का क्राइटेरिया उतना टफ है। वहाँ पे वो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग चेक करते हैं, वहाँ पे वो बच्चों की चेक करते हैं कि वो उन चीज़ के मुतालिक ना सिर्फ याद करना बल्कि जानते कितना है। तो मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक इसलिए भी अहम है, और ये एजुकेशनल पॉडकास्ट इसलिए भी अहम है ताकि हम बच्चों को जो वो याद कर रहे हैं उसके पीछे जो उसके सवालात हैं और जो दीगर चीज़ें हम उस पर बात कर सकें। तो थैंक यू मास फॉर हियर फॉर आवर फर्स्ट आई एम ऑनर्ड पॉडकास्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें बिल्कुल मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आपने जो ये बात कही ना कि एप्टीट्यूड का मकसद ही क्यों यूनिवर्सिटीज़ को एप्टीट्यूड टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, नीट क्यों आई उनको, क्योंकि कुछ मसला था हमारे सिस्टम। यानी अगर हम देख लें तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे चीज़ों को मेजर करने का तरीकेकार था, हाँ, इसी तरह एडमिशन बच्चों को मेजर करने एप्टीट्यूड का जो मेजरमेंट टूल हो गया वो हर यूनिवर्सिटी ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि उनको मार्केट के अंदर, नॉट मार्केट आई मीन, मैं उसका प्रॉपर वर्ड, तो उनको बेसिकली स्टूडेंट्स के अंदर वो देख रहे हैं कि एक बच्चा जो 83% लेके आ रहा है कराची बोर्ड के अंदर, और जो फेडरल के अंदर 72 लेके आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने उनको मेजर किया तो अपनी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, अपने यूनिट्स के ऊपर, तो उनको पता चला कि फेडरल वाला 72 बेहतर था कराची बोर्ड के 83%। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कराची बोर्ड का ही 85 वाला जो है, कराची बोर्ड का 72 वाला बेटर होता है कराची बोर्ड के ही 85 वाले से। और ऐसा मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज 72 है मगर उसका एडमिशन हो गया, एलिजिबल था वो। सही। तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो रुझान है ख़ास तौर पे कराची के अंदर और सिंध के अंदर और इवेंचुअली पाकिस्तान के अंदर वो रोट लर्निंग का। तो इंटर एकेडमी जब हमने स्टार्ट की थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि हम रोट लर्निंग से छुटकारा हासिल कर सकें और एटलीस्ट हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे और इन चीज़ों पे मूव कर सकें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। और हम स्टार्ट करेंगे इस बात से कि मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं और उससे ऊपर फिजिक्स की बात करूं और साइंस की बात करूं, तो साइंस और फिजिक्स के मुतालिक हमें अमूमन एक डेफिनेशन सुनने को मिलती है कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, वाइल द सेम डेफिनेशन ऑल्सो अप्लाइड टू फिजिक्स एज वेल, कि फिजिक्स इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ नेचर। तो मैं चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, ग्रेट क्वेश्चन। हम अगर पूछे हैं बच्चों से पूछे कि भाई फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर समथिंग ना, बिल्कुल, और साइंस को भी हम इसी से रिलेट कर रहे होते हैं। सो इस पे अगर हम बात करें साइंस है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं समथिंग कि स्टडी ऑफ नेचर अगर हम सिंपली कहें तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट एन एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ साइंस। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं साइंस में तो फिर हमारे पास कंप्यूटर साइंस भी है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर आप कहें, और इसे पॉलिटिकल साइंस है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है ना, तो
अगर आप साइंस की एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे, सो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना हमारे पास साइंस कहलाता है। बिल्कुल ठीक ठीक है। तो अब वो कोई भी चीज़ हो, लाइक अगर हमने पॉलिटिक्स को सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया है तो वो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना। साइकोलॉजी को आजकल हम जो है सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी एज अ साइंस इमर्ज हो रही है बहुत तेज़ी से, और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, फिज़िक्स, तो एक तो हमारे पास ये बात हो गई कि साइंस क्या है ना। साइंस, अब साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं हमारे पास, और साइंस की एक ब्रांच है हमारे पास, कौन सी, नेचुरल साइंसेस, ठीक है। और नेचुरल साइंसेस में जो है फिर हमारे पास आ जाती है फिज़िक्स, बायोलॉजी, और आप कह लें केमिस्ट्री एंड सो ऑन। मैथमेटिक्स भी कंट्रोवर्शियल है कि नेचुरल के नहीं, ठीक है। तो हमारे पास फिर जो नेचुरल साइंसेस हैं उसमें फिज़िक्स आती है, और फिज़िक्स को हम कह सकते हैं भाई स्टडी ऑफ नेचर, क्योंकि वो साइंस तो है बट नेचुरल साइंस। सही। अब यहाँ पे फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि भाई फिर अब तो बायोलॉजी इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ नेचर, केमिस्ट्री इज ऑल्सो स्टडी ऑफ नेचर एंड सो ऑन। तो मैं मतलब वैसे अगर देखा जाए तो मेन दो ब्रांचेस बनेंगी ना, जो रूट पे जाएंगी साइंस की, वो फिज़िक्स और बायोलॉजी बनेगी, ठीक है ना। केमिस्ट्री थोड़ी सी एप्लीकेशन साइड पे आ जाती है, या अगर हम केमिस्ट्री की रूट्स पे जाएंगे तो वापस से आपको फिज़िक्स को करना पड़ता है कभी कभी ना, कि एटम श्रोडिंगर इक्वेशंस वगैरह आ जाती हैं। खैर, सो हमारे पास फिज़िक्स और बायोलॉजी में क्या फ़र्क है, तो हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स जो है वो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉन लिविंग्स, ठीक है, और बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लिविंग्स, ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। बट स्टिल लाइक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, बट अगर आप और थोड़ा सा डेप्थ में जाएँ तो व्हाट इज़ लिविंग, इसका जवाब बायोलॉजिस्ट के पास भी नहीं है ना। और फिज़िक्स के जो हम हायर एंड पे अब जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो मॉडर्न एरा में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन के पास भी कोई विल पावर है या समथिंग, कि वो सोच सकता है। तो अजीब अजीब सी बातें होनी, इसका एग्जैक्ट जवाब हमारे पास नहीं है, बट इन शॉर्ट अभी हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉन लिविंग्स, और साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, एंड बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही सर, आपने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन मास, जैसे अब फिजिक्स के अंदर खुद बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे आजकल बड़ा एक कीवर्ड मशहूर है प्लाज्मा फिजिक्स। मैं खास तौर पे चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा बताएं कि ये है क्या, प्लाज्मा फिजिक्स में क्या पढ़ा जा रहा होता है। प्लाज्मा इज नथिंग बट आपको पता है बचपन में पढ़ा था, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर मैं आपसे पूछूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिल्कुल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, बिल्कुल हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। बट अगर मैं एक्चुअली बात करूँ तो हमारे पास सॉलिड, फ्लूइड और प्लाज्मा, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। और फ्लूइड में आता है हमारे पास लिक्विड और गैस, ना, ठीक है। अच्छा, और अब प्लाज्मा हमारे पास क्या है, प्लाज्मा भाई सॉलिड में क्या होता है, जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं बिल्कुल एक दूसरे से जो है अटैच्ड हैं, कंडेंस्ड हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास सॉलिड बन गया। लिक्विड में थोड़े से पार्टिकल दूर दूर होते हैं, गैस में बिल्कुल ही दूर होते हैं। बट स्टिल जो पार्टिकल्स हैं, मैं कह रहा हूँ क्या है, एटम या मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं सिस्टम को इतना हीट अप करूँ कि वो एटम भी अलग हो जाए, टूट जाए, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएं और न्यूक्लियस अलग हो जाए, मैंने इतना हीट अप कर दिया, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो जो स्टेट बनेगी वो कहलाएगी प्लाज्मा। या फिर मैं इतना हीट अप कर दूं कि एटम, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, प्रोटॉन अलग हो जाए, न्यूट्रॉन अलग हो जाए, ठीक है ना, या फिर न्यूक्लियस अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए हमारे पास, तो फिर ये जो नई स्टेट बन के आएगी। अब इसमें क्या है, एक तो मतलब एटम रहे ही नहीं ना। सॉलिड में क्या था, एटम कंबाइंड थे, लिक्विड में क्या था, एटम दूर दूर हो गए, गैस में क्या है, एटम और दूर हो गए। अब क्या है, एटम मजीद टूट गए, तो ये हमारे पास स्टेट कहलाती है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा फिजिक्स हमारे पास जो है इसी मतलब इस स्पेशल स्टेट को स्टडी करने का नाम है हमारे पास। सही, बेहतर है। नाउ लेट्स जंप इनटू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। खास तौर पे फर्स्ट ईयर के बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं वो बाय द वे इसमें फिर और भी अब ब्रांचेस आ रही हैं, लाइक जो मॉडर्न है, लाइक हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी है। ये क्या है, अगर इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भरी हुई है ना। ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, हमारा जो आज मेन टॉपिक है वो उससे मुताल्लिक है। बिल्कुल। हाउ डू यू डिफाइन दिस कि फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट आप किसको कहते हैं? सही,
अच्छा, मेरे जहन अगर में तो आता है मैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे 4-5 चीज़ें रखी हुई हैं, उनको हम एक फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं। 4-5 चीज़ें रखी हुई हैं फिजिकल करने लायक। फिजिकल, हाँ, फिजिकल एलिमेंट्स हैं, या आप कह लें, बिल्कुल एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि अगर हम क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं इसको, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी का वर्ड क्या है यहाँ पे। अच्छा, इस पहले मैं जो है वहीं से पीछे से स्टार्ट करते हैं हम। जो साइंस या फिर हमारा जो फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स की जो बैकबोन है हमारे पास, सबसे एलिमेंट्री फैक्टर, वो है एक्सपेरिमेंट। अगर कोई चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो सकती है, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है, उसको हम कहेंगे, उसको फिज़िक्स के जॉनरा में हम इंक्लूड करा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई हमने बहुत अच्छी डिस्कवरी, ये मैथमेटिकल डिस्कवरी कर ली, बट उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स नहीं है हमारे पास, तो जो है हम उसको फिज़िक्स में इंक्लूड नहीं करा सकते। अब एक्सपेरिमेंटल से क्या हमारा आता है कि भाई जो भी चीज़ हमारी डेली लाइफ में पॉसिबल है, ठीक है ना, तो डेली लाइफ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे कि हमारे पास माइक लाइक रखा हुआ है, माइक यहाँ रखा हुआ है, पेपर है, समथिंग, ठीक है यहाँ ना, ग्लास बिल्कुल। है, यहाँ अब वाटर है। इसी से मैं आपको बोलूँ कि भाई यहाँ पे लेट से ये पानी है, या या ये लेट से पेपर है, ये इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, मैं आपसे पूछूं। मैं अगर कह रहा हूँ भाई, मैंने एक लेट से भाई एक बड़ी टेबल ले आओ, ठीक है, तो बड़ी टेबल, कितनी बड़ी टेबल, ठीक है ना, छोटी से या बड़ी। हाँ ये छोटी, या अगर मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे यहाँ बैठे हुए बहुत देर हो गई है, तो कितनी देर हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, हमें जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी देर हो गई है, हम कैसे बताएंगे। अगर मैं हम आपसे उसको पूछूँ, मेजर करेंगे, हम डेफिनेटली कोई उसको मेजरमेंट टूल होगा उसका, कोई यूनिट में डिफाइन कर रहे होंगे हम उसको। बिल्कुल, तो क्या यूनिट होगा, अगर मैं बोलूँगी मुझे, मैंने बोला मुझे यहाँ बहुत बैठे हुए बहुत देर हो गई है, या आपको यहाँ बैठे हुए कितनी देर हो गई है, अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ बैठे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, बिल्कुल हाँ। ना। अब ये जो हमारे पास हाफ एन आवर है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, ये एक यूनिट है, ठीक है, 1 आवर, ठीक है। और ये आवर किस चीज़ का यूनिट है, अगर मैं पूछूं आपसे, टाइम का। टाइम का यूनिट है, टाइम ठीक का है। यूनिट है। अभी जो टाइम है, ये टाइम हमारे पास एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी को हमें क्यों इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ भाई मुझे बहुत देर हो गई, मैं नहीं बता सकता कि भाई कितनी देर या कितनी टाइम लैप्स की बात कर रही है, ठीक है ना। बट अगर मैं कहूँ भाई मुझे यहाँ आधा घंटा हो गया, तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि हाँ भाई कितने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर फिजिकल क्वांटिटी की एक जो बहुत बेसिक मतलब ले मैन डेफिनेशन है, वो ये होती है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसका कोई यूनिट हो, ठीक है। और जिस तरह यहाँ पे था हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी टाइम था, और उसका यूनिट था 1 आवर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ भाई 1 आवर क्या होता है, या यूनिट क्या होता है, अगर मैं पूछूँ आपसे, व्हाट इज 1 यूनिट। यूनिट इज़ अ मेजरमेंट टूल, कि आप किसी भी चीज़ को मेजर कर सकें, उसका जो टूल है बिल्कुल, उसको हम यूनिट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे हम घर से जब निकलते हैं और वो कहते हैं कि 1 लीटर दूध ले आओ, पाकिस्तान में तो अक्सर हम 1 किलो भी बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को भी एड्रेस करें कि हमारे इस पे बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये भी, इस पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बट इससे पहले यूनिट की यूनिट को यूनिट क्यों कहते हैं भाई, ये क्या मतलब। यूनिट को यूनिट क्यों कहते हैं? हाँ, वाई यूनिट इज यूनिट। यूनिट को यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी इंग्लिश के अंदर जो वर्ड क्वाइन हुआ किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसको यूनिट कहा गया। हाँ, मतलब हाँ, जैसे उन्होंने डिफाइन कर दिया, हमने भी उसको वैसे, बट कोई रीज़न होगा ना हमारे पास जो उन्होंने इसको यूनिट ही कहा। सो लाइक अगर मैं जो है, यूनिट वैसे कहते हैं हम नॉर्मली 1 को ना, 1 यूनिट, ठीक है ना। सो अब हमारे पास बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्मुलेशन है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या ज़रूरत पड़ी हमें, हमने पहले डिफाइन किया कि भाई 1 घंटा क्या होता है, ठीक है, इतना टाइम गुजरेगा तो 1 घंटा हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब 1 घंटा हमें समझ आ गया। अब ये मेरे पास यूनिट डिफाइन हो गया है, 1 घंटा, 1 आवर का यूनिट। इसको अगर मैं हाफ कर दूं, तो क्या आ गया हमारे पास, आधा घंटा, आधा घंटा जो आपने बोला जी। तो पहले मैंने यूनिट बनाया, फिर उसको मैंने हाफ किया, तो वो क्या आ गया मेरे पास, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर।
इसी तरह मैं अगर बोलूँ 2 घंटे 4 घंटे, ठीक है ना, तो वही 1 आवर की मल्टीपल हो को गया। मल्टीपल कर दें हम, ठीक है ना। तो पहले यूनिट डिफाइन होगा, फिर उसका जो है हाफ या उसका मल्टीपल हमारे पास डिफाइन होगा। बिल्कुल। अच्छा, इस पे बिल्कुल फिर अच्छा हमारे पास जो है यूनिट्स के साथ, अब एक चीज़ तो ये हो गई कि यूनिट हमारे पास डिफाइन हो गए। फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास मज़ीद जो है हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, 2 टाइप्स की हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं एक्चुअली ना। एक होती हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें टोटल हमारे पास 7 हैं, 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं एक्चुअली, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड है कि फंडामेंटल स्टैंडर्ड, क्वांटिटीज हाँ, जो हैं दुनिया में 7 ही मेजरिंग हैं। की 7 तरीके हैं 7 हैं, उसके। बिल्कुल बिल्कुल। 7 तरीके नहीं हैं हमारे पास, तरीके और बहुत सारे हैं हमारे 7 यूनिट्स हैं उसके। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और ठीक उनमें है। क्या है हमारे पास, टाइम जैसे एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ हमारे पास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और क्या है वॉल्यूम हमारे हो पास? गया। नहीं, वॉल्यूम हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अच्छा, है। ड्राइव है, बिल्कुल, सही बिल्कुल। है। और हमारे पास वेट, क्या है, मास जो है, मास, बिल्कुल मास फंडामेंटल है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिजिकल टाइम, क्वांटिटी। करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अच्छा, और इन ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इन सब का हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एक यूनिट है। यूनिट है इसका। हाँ, इसका हमने यूनिट डिफाइन किया, डिफाइन कर लिया। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये कि अगर मैं अब यूनिट, मैंने बोला भाई, मैंने जैसे अभी हमने कहा कि हम एग्री हो गए 1 घंटे पे, सही ठीक है, या हम एग्री हो गए 1 मीटर पे, लेट से, ठीक है ना। मीटर दुनिया की भर बात कर में। लेते हैं, मीटर को विजुलाइज करना आसान होता है ना, घंटे को विजुलाइज करना। सही। सो हम 1 मीटर की बात कर लेते हैं, ठीक ठीक है है। ना। लोग एक हमने रॉड ली और सब एग्री हो गए कि भाई ये हमारे पास 1 मीटर है, ठीक दुनिया है। भर में आप कहीं पे भी जाएंगे, हाँ, तो ये 1 आप मीटर बोलेंगे होगा, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो बिल्कुल, आपको तो उतना वो ही कपड़ा उतना ही मिलेगा। कपड़ा मिलेगा, एग्जैक्टली। सही। और यही हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम सही। हुई थी लेकिन यहाँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिल जाता है पाकिस्तान के। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा सा जो है मेजर करके एक्स्ट्रा लगा के देते किस हैं। किस तरह करते हैं वो, यूं करके उसको मेजर कर रहे होते हैं और थोड़ा सा बिल्कुल इजाफी बिल्कुल, तो करके। वो भी एग्जैक्टली जो हमारे पास जो दर्जी वगैरह, जो दर्जी नहीं, जो हमारे पास शॉपकीपर जो होते हैं, हाँ। उनके पास एक रॉड होती है, अगर आपको पता हो तो। रॉड से वो जो है मेजर करते हैं, ये 1 2 3, या फिर यहाँ पे मार्किंग लगी हुई होती है, वो इससे मेजर कर रहे होते हैं 1 2 3, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के वो जो है दे देते हैं समथिंग ना। सही। तो ये भी हमारे पास, ये क्या, ये इन्होंने यूनिट डिफाइन किया हुआ है। और अगर हम बोलेंगे भाई 3 गज कपड़ा दे दो, तो हमारे पास वो 3 गज के हिसाब, या फिर ये भी होता है, ये 1 गज हो जाता है ना, आई थिंक समथिंग। तो ये हमारे पास 1 मुझे गज याद से है हम- बचपन में हम जब पतंग लेने जाया ओह, करते थे तो मांझा वगैरह बिल्कुल। खास तौर पे जो है वो इसी हिसाब से मिलता था। ये हाँ मेजरमेंट टूल बिल्कुल, था उनका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये उनका measurement tool था। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये उनका मेजरमेंट टूल है। उनकी कितनी बार हो गई weighing machine वेइंग होती है मशीन, थी। ये थी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सिंपलेस्ट वेइंग मशीन ना, आपका Simplest। हाथ हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये भी हमें जो है, लेकिन मसला हो जाए माज ये, तो हाँ। किसी का हाथ छोटा है तो उसने कम मांझा ले लिया, और किसी का हाथ बड़ा है तो उसने कम मांझा ले लिया। एग्जैक्टली यही मसला हमारे पास आया था ना, कि भाई अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए कि 1 Standard- यूनिट क्या है, स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए हमारे पास सही। यूनिट्स को ना। सो इसके लिए अब बहुत सारे जो है तरीके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक जगह पे यही मसला आया कि भाई कोई, अब जैसे हमारे पास जो है ट्रैवलिंग होती थी और एक जगह से दूसरी जगह जो है लोग जाते थे और जो है सेल्स एंड परचेज करते थे। अब वहाँ कोई और यूनिट है, वहाँ कोई और यूनिट है, अब उनको कम्युनिकेट करने में मुश्किल हो रही है। या फिर जो है एक बंदे ने बोला भाई मुझे 4 के हिसाब से दे दो ना, उसने 4 के हिसाब से दे दिया। वो 4 ये यूनिट बोल रहा था, उसने 4 ये यूनिट दे दिए, या उल्टा दे दिया। अब वो घर जाके जब उसने पैक कर दिया, वापस गए, अब वापस तो अगले साल आना है ना उनको, वापस का पता चला भाई ये तो मसला हो गया, ठीक है ना। तो खैर, अब वो अगले साल आके लौटा, तुमने मेरे साथ धोखा किया था समथिंग ना। तो ये मसले होते थे बहुत सारे। तो उस वक्त के जो हमारे पास अथॉरिटी थी, तो उनके पास जो है, या जो बादशाह सलामत थे हमारे उस वक्त के, उनके पास ये मसला गया ना कि भाई ये मसला। उन्होंने बोला ओके, सो एक काम करते हैं, ये लो मेरा पैर, है ना। बादशाह सलामत ने अपना पैर, हाँ, पैर दिया और उन्होंने बोला कि भाई इसकी मेजरमेंट करो और ये 1 यूनिट बना दो। और उन लोगों ने जो है ना पैर की मेजरमेंट करी, वैसी बहुत सारी रॉड्स जो है डुप्लीकेट कराई और पूरे उनका जो रेंज थी कि जितने भी इलाके थे वहाँ पे बांट दिया, अब ये यूनिट यूज़ होगा। तो ये हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया सबको 1 यूनिट पे। और एग्जैक्टली यही हमारे पास 1 फुट या 1 फीट कहलाता है हमारे पास, बिल्कुल।
सो तो फीट जो है वो बादशाह सलामत का से निकला पैर था। है, बिल्कुल। अच्छा, आप देखेंगे भी अगर 1 फीट को अगर आप मेजर करेंगे तो थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा। ऑफ कोर्स वो बादशाह सलामत, उनका पैर थोड़ा सा बड़ा होगा। जाहिर बात है, बादशाह सलामत थे, उनका पैर तो बड़ा होना था। तो खैर, वैसे बाय द वे हम नॉर्मली कह रहे होते हैं सर बड़ा सरदार का पैर बड़ा। हाँ, मगर यहाँ मसला आ गया खैर। यहाँ इसका मतलब है वो सही सरदार नहीं है। सही सरदार नहीं। मगर खैर उन्होंने यूनिट डिफाइन किया जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं सर। सही। अब आई डोंट नो वेदर इट्स अ मिथ और ट्रू, बट ये हमारे पास एक बात समझ आ रही है कि अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो 1 यूनिट है, जो हमने 1 यूनिट डिफाइन किया है, क्या ये फंडामेंटल है या फिर मतलब नेचुरल है या फिर मैन मेड है? अच्छा, जब आप खुद फंडामेंटल कहते हैं तो मेरे जहन में तो पहली चीज़ ये आती है कि फंडामेंटल तो है, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल हाँ, क्वालिटीज की बात कर फंडामेंटल रहे है। हैं। हाँ। तो इट्स मीन कि ये मैन मेड नहीं होगा। इट्स मीन कि ये कहीं से नेचर से, जब हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और हमने साइंस की बात की, तो डेफिनेटली नेचर से हमने किसी भी कुदरत के कानून से उसको ड्राइव किया होगा। बिल्कुल, ये मुझे समझ आता है, यानी हमें ड्राइव किया आगे, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक एक्चुअली बिल्कुल आपकी बात भी ट्रू है। बिल्कुल हुआ क्या, अब देखें, हमने जो है स्टैंडर्ड्स बना लिए, उस वक्त लोगों का इतना ध्यान नहीं गया कि भाई हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए या समथिंग। तो हमने जो है एक्चुअली मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स यूनिट्स डिफाइन किए ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल ली 1 फुट की, हमारे पास मैन मेड यूनिट है भाई। अगर बादशाह सलामत का पैर थोड़ा सा छोटा होता तो 1 फुट भी थोड़ा सा छोटा होता था, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास 1 मीटर की भी कुछ डेफिनेशन थी वगैरह। अब जब साइंस आगे बढ़ी, ठीक है ना, तो लोगों ने बोला भाई ये तो मसला हो जाएगा कि अच्छा, पहले जो है वही हमारे पास रॉड रखी हुई थी एक संभाल के, हाँ भाई इसको चेंज नहीं होना चाहिए समथिंग ना। अब आपको पता है कि थोड़े दिन बाद हर चीज़ में ख़राबी आती है, जंग लगता है, कुछ भी होता है, ठीक है ना, डिकेइंग होती है हमारे पास। तो कुछ जो है चीज़ों में ख़राबी आना ही शुरू हुई ना, कि लेट्स से अब लोगों ने बोला भाई ये रॉड थोड़ी सी छोटी ना हो जाए, बड़ी नहीं हो जाए। इवन जो रॉड है, अगर आपको पता है हीट करने से थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है, थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। तो अब कितनी, कौन सा वाला भाई किस टेम्परेचर पे था, ये तो पता ही नहीं था कि किस टेम्परेचर पे 1 फुट है, ठीक है ना। इन चीज़ों को दोबारा से हमने डिफ़ाइन करना शुरू किया। अच्छा, जब हमने डिफ़ाइन किया ना, सो अब लोगों का ख्याल आया कि भाई हमें इनको डिफ़ाइन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नेचुरल थिंग्स, कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरल हो हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और ईजिली अवेलेबल भी हो। ये हमारे पास 2 टर्म्स थी, नेचुरल और ईजिली अवेलेबल। तो हमने, और वो जो चीज़ हो वो नेवर चेंजिंग हो, यानी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट्स हो, या कोई चीज़ हो जो कि चेंज नहीं होती। हाँ, जैसे सूरज निकलता है उसका एक मखसूस वो है, और क्या कहते हैं, नेचर के जितने कानून हैं बिल्कुल। वो कांस्टेंट है। बाय द वे मज़े की बात ये, सूरज जो का जो ड्यूरेशन है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मगर चेंज होता है डेफिनेटली, लेकिन वो सीजन के हिसाब से कांस्टेंट होता है। नहीं, ओवरऑल लाइक अगर मैं आज से लेट्स से 2000 साल पहले, 2000 भी कम है, लाइक करोड़ों साल पहले की बात करूँ तो हमारा दिन जो है मैं कहूँगा थोड़ा सा लंबा है। अच्छा, आज लंबा है या आज पहले? लंबा है। आज लंबा है, टेक्निकली स्पीकिंग। हाउ कम? हाँ, लाइक इसकी थोड़ी सी हमारे पास टेक्निकली जैसे कि सन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो जो है ऐसा तो ग्रेविटेशनल पुल कम हो रहा है, तो वो दूर जा रहा है, तो स्पिन उसकी अर्थ की स्लो हो रही है। सो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। ठीक। सो बट खैर हम बात कर रहे थे कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ थी कि कांस्टेंट थी, उस कांस्टेंट की बेसिस के ऊपर हमने उन फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करना शुरू किया। हाँ बिल्कुल, हम जो है लाइक हमने जो है पहले मैन मेड चीज़ों को हमने कोशिश करी कि उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए इन टर्म्स ऑफ नेचुरल थिंग्स, ठीक है। और इसी पे हमने जो है लाइक फिर जो लेंथ है, लेंथ को हमने स्टैंडर्डाइज किया इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट एक ऐसी चीज़ है हमारे पास जो कि ट्रैवल करती है, जो कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, वो चेंज नहीं होती हमारे पास ना इन वैक्यूम। सो हमारे पास लाइट की टर्म्स में हमने जो है 1 मीटर को, एक्चुअली मीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको हमने डिफाइन किया, ठीक है ना। और डेफिनेशन क्या थी आप देख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1/299979248 ऑफ अ सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो इसी तरह फिर हमने टाइम को जो है इन टर्म्स ऑफ cesium 133 एलिमेंट जो है डिफाइन किया। और जो हमारे पास मास है, मास को भी हमने इन टर्म्स ऑफ अब जो है, अच्छा मज़े की बात, ये जो डिफ़ाइन किया ना हमने, ये जो प्रोसेसेस डिफ़ाइन किए हैं,
ये लाइक आप सेंचुरीज में, वंस इन अ सेंचुरी प्रोसेस होता है समथिंग ना, कि हाँ भाई आपने प्रोसेस, कोई नया प्रोसेस, कोई नई डेफिनेशन डिफाइन कर दी है समथिंग, फॉर और मेजरिंग दैट फॉर मेजरिंग दैट फंडामेंटल fundamental फिजिकल quantity. क्वांटिटी, साथ ही तो हैं, सही। ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है ना। सही। सो मास को जो आपको पता है रिसेंटली कब डिफाइन हुआ है मास फाइनली? मेरा ख्याल से तो बहुत पुरानी बात होगी, जाहिर बात है, जब क्योंकि मास आज का तो नहीं है, हम तो मास जब तो से मैं कब पैदा से, होते आया हूँ तब से मैं बिल्कुल बिल्कुल। मोहल्ले की दुकान से कोई ना कोई चीज़ किलो के अंदर खरीदता आया हूँ, तो डेफिनेटली वो तो अच्छा, देखो मज़े की बात ये, अच्छा पहले हमारे पास जो मास की डेफिनेशन हमारे पास थी, वो वही जो कि एक जगह है हमारे पास सर्व्स है ना, जो उसमें हमारे पास क्या होता है, जितने भी यूनिट्स की बातें होती है ना, वो सारी कौन से कंट्री में? पेरिस में है हमारे पास। पेरिस में? बिल्कुल, फ्रांस के अंदर है ये? फ्रांस हमारे पास, पेरिस में हमारे पास जो है, मतलब जो आउटर साइड पे, आउटर सिटी में अच्छा। जो है ये हमारे पास जगह है, और वहाँ पे यूनिट्स की सारी बातें होती हैं ना, कि भाई क्या यूनिट होंगे, सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आके ये बातें करें वगैरह वगैरह ना। तो वहाँ पे एक, समझे आप, एक बेसमेंट है, एक तहखाना है, ठीक है ना, और वहाँ पे एक ख़जाना रखा हुआ है समथिंग उनका ना, उनके लिए वो बहुत बड़ा ख़जाना है। और वो ख़जाना क्या है हमारे पास, कि उनके पास एक सिलेंडर, वो एग्जैक्टली 1 kg का है। उन्होंने उस वक्त जो 1 kg था ना, उसको लेके रख दिया वहाँ। महफूज कर दिया। हाँ, वहाँ पे रख के उसके ऊपर जो है, मतलब एक शीशे की एक लिड लगाई कि भाई इसको कुछ हो नहीं, उस शीशे के लिड के ऊपर एक और शीशे की लिड लगाई, ठीक है, और लॉक कर दिया कि भाई इसको, ये शीशे में से नज़र तो आ रहा है मगर इसको कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि उठाएंगे तो हो सकता है आप चूँकि फ्रिक्शन वगैरह की वजह से थोड़े से कुछ मॉलिक्यूल्स ले जाएं, तो उसका मास कम हो जाएगा। तो वो तहखाने के अंदर आज तक हाँ, जो पहला डिफाइन हुआ था, बिल्कुल, पहली दफ़ा जो मास डिफाइन हुआ था, वो वहाँ उसको स्टैंडर्डाइज किया गया स्टैंडर्डाइज था। किया हुआ है हमारे पास। अच्छा, और उसी की मज़ीद कॉपीज़ बना के, हमें एक्चुअली 4 बने थे, एक को हमने प्रिजर्व कर दिया और 3 उसकी मज़ीद सब कॉपीज़ बना के वहीं पे रख दी, ठीक है ना, कि ये 1 kg है। अब वंस इन आप कह लें 50 ईयर्स और सो, कि वो जो हमारे पास जो कॉपीज़ है ना, वो जाती थी कुछ अलग अलग शहरों में हमारे पास, और वेरीफाई होकर आती थी कि हाँ ये जब सब जो है ये सेम है, अभी तक गुड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यही वही डिके हो गया, और हमारी मेजरमेंट मज़ीद जब एक्यूरेट हुई, ठीक है ना, मज़ीद प्रिसाइज मेजरमेंट्स पे हम गए, तो पता चला कि भाई ये जो मास हैं ये पहले तो सेम थे, बट अब ये वेरी कर रहे हैं, इसका मास थोड़ा सा अलग हो गया। अब कौन सा वाला 1 kg है, मैं पूछूँ आपसे? ये तो चेंज हो गया। कौन सा वाला 1 kg है? दोनों पहले 1 kg थे, और इन्हीं से 1 kg डिफाइंड है। सही। तो आप इसको 1 kg मानेंगे कि इसको 1 kg मानेंगे? जो बादशाह सलामत का होगा हम तो उसको 1 kg मानेंगे। नहीं, बादशाह सलामत ने दोनों को वेरीफाई किया था। सही। अब जो नया यूनिट है, हाँ। अब ये चेंज हो गया ना, बिल्कुल बात change हो समझ गया। आ रही है? बिल्कुल कि change हो अच्छा, गया। अगर मैं, हो सकता है अब मैं वो जो मेन सोर्स थी उसको निकाल के देखूं, वो भी इनसे थोड़ा सा चेंज हुआ। बिल्कुल, वक्त के साथ साथ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। तो मतलब अब सही कौन है, ये प्रॉब्लम आ गई हमारे पास ना। सही। तो हमने बोला भाई इन चीज़ों को कोई ऐसी चीज़ों पे डिफाइन करना है जो कि चेंज नहीं होती। जैसा कि हमने लेंथ को जो है इन टर्म्स ऑफ लाइट डिफाइन किया, ये नेचुरल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इसी तरह मास को हमने जो है इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दोबारा से डिफाइन किया, और इसको हमने डिफाइन किया है रिसेंट 2018 में, फाइनली इसकी फाइनल यानी डेफिनेशन आई। 2018 के अंदर रिसेंटली बिल्कुल, मास बिल्कुल। को दोबारा डिफाइन किया गया है, उसकी उसकी एग्जैक्टली, एक्चुअल उस अभी तक एटलीस्ट जो एटलीस्ट बिल्कुल। और ये मतलब आप समझें, अब नेक्स्ट सेंचुरी तक ये ही डेफिनेशन चलेगी, ये वंस डिफाइन हो गई। अब अगर कोई फर्दर एडवांसमेंट आती है तो समथिंग आएगी, वरना, और इवन लाइक इन इसकी सिर्फ इस प्रोसेस में इवन रफली स्पीकिंग थाउजेंड्स ऑफ PhDs हैं लोगों की, कि सिर्फ हाँ भाई इस पे, यानी उन्होंने इस पे एक थोड़ा सा काम किया, PhD हो गई भाई आपकी, आपने इतना फिर बड़ा अगले काम ने कर उसके दिया। ऊपर उसको कैरी फॉरवर्ड हाँ, किया, हाँ, होते बिल्कुल, होते बिल्कुल, होते बिल्कुल। रिसेंट टाइम के अंदर 2018 में 2018 में जो है, इवन आप इस पे देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो कि क्या डिफरेंस, तो जो वेरिटाजियम जो है हमारे पास, एक वी से वेरिटाजियम एक चैनल है बहुत प्यारा, उसकी मतलब एक वीडियो आई थिंक 6 years बैक वीडियो है, उसमें बोल रहा है वो मास डिफाइन हो रहा है, और फिर 6 साल बाद जाकर उसने एक और वीडियो बनाई, हाँ भाई मास डिफाइन हो गया है 2018 में फाइनली। सो ये हमारे पास जो है लाइक मज़े की चीज़ है कि 1 kg डिफाइन हो गया, बड़ी सेलिब्रेशन। अच्छा, अब आपका जो सवाल था यहाँ पे कि 1 kg और 1
लीटर में क्या फ़र्क है यहाँ पे जवाब है। हाँ, बच्चे अक्सर जाके जब दूध वाले की बिल्कुल, दुकान पे हाँ, जाते हैं तो बिल्कुल, बोलते हैं कि 2 किलो दूध दे देना। एग्जैक्ट हालांकि 2 हम किलो दूध, हाँ 2 किलो दूध दे देना। एक्चुअल क्या यूनिट है हमारे पास, लीटर लीटर्स है। होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, लीटर किसका यूनिट है हमारे पास, लीटर है एक्चुअली वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास, ठीक है ना। और ये भी एक मजे की बात है कि जब भी हम सॉलिड्स को मेजर करते हैं ना, सॉलिड्स को इन टर्म्स ऑफ मास मेजर किया जाता है। लीटर जो हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मेजर किया जाता है। मास और वॉल्यूम में क्या फ़र्क है, मास है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितनी क्वांटिटी, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं किसी सिस्टम में, ये हमारे पास है मास, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड, कितनी जगह घेरी हुई है आपने। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बच्चे अक्सर इसको भी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बनी इस जगह पे इस हाँ, इस सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद थे या लिक्विड में मौजूद थे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। सही। और वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना। नॉर्मली जो लिक्विड्स हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सेम वॉल्यूम की एक लिक्विड चीज़ लाऊं और उसी वॉल्यूम की एक सॉलिड चीज़ लाऊं, लेट्स से मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये लिक्विड भरा हुआ है हमारे पास, है ना। तो अच्छा, इतनी ही जगह में अगर मैं एक सॉलिड चीज़ ले आऊँ कोई, ठीक है ना, तो उस सॉलिड का मास ज़्यादा होगा और इस लिक्विड का मास कम होगा, बट दोनों का जो वॉल्यूम है, क्योंकि स्पेस दोनों सेम घेरेंगी, हमारे पास वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। वॉल्यूम सेम होगा। और क्यों मास इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब है, Definitely. तो हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा आएंगे इसमें एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट है, इनके पार्टिकल्स आपस में कंडेंस हैं। और इस कॉम्पैक्टनेस को हम कहते हैं डेंसिटी। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे थे कि भाई सॉलिड को मेजर किया जाता है किसमें, मास। वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, लिक्विड को मेजर किया जाता है, लिक्विड को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और साइड नोट, गैस को किसमें मेजर किया जाता है, बस गैस को मुझे याद पड़ा क्यूबिक कुछ इसका जब आप टायर में होने जाते हैं अगर, तो हाँ वहाँ लिखा होता है 28 और 30 आपको कितनी हवा भरवानी है। मुझे मेजरमेंट PSI। अच्छा, प्रेशर, एक्चुअली प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम जो है वो जो प्रेशर गैस को मेजर किया जाता है हमारे पास। ये हमारे पास 3 अलग अलग यूनिट है। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास अगर हम इस पर बात करें, इसका मतलब ये नहीं है मैं अच्छा, ये भी एक कन्फ्यूजन होती है अगर मैं कह रहा हूँ भाई लिक्विड को जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में मेजर किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि लिक्विड का मास नहीं होता, लिक्विड का मास अपना है, बट मेजरमेंट टूल उसका वॉल्यूम है, और लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये तो हमें समझ आ गई। अच्छा, वॉल्यूम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, स्टैंडर्ड यूनिट अगर मैं वॉल्यूम का बनाऊँ, तो वॉल्यूम क्या होता है, आपने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सही बात है। तो 1 हमारे पास, अगर मैं बोलूँ 1 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है हमारे पास, 1 मीटर, अभी हमने बात करी ना। तो लेंथ हो गई 1 मीटर, ब्रेथ हो गई 1 मीटर, हाइट हो गई 1 मीटर। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं वॉल्यूम को स्टैंडर्ड ऑफ 1 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया, इसका अगर मैं विजुलाइज कर रहा हूँ आपको, तो भाई 1 मीटर होता है रफली, अगर मैं कहूँ तो लैब्स में येलो वाला स्केल देखा हो तो वो हमारे पास 1 मीटर होता है, अगर आपने देखा, थोड़ा भी होगा, हो सकता है येलो वाला फुट्टा होता था, फुट्टा, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये 1 मीटर हो गया। अब वैसा हमने यहाँ पे एक 1 मीटर रखा, ये आ गया हमारे पास क्या, ब्रेथ आ गई लेट से, ठीक है। और इतना ही 1 मीटर हमने यूँ रख दिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, लेंथ, और उतना ही हमने हमारी हाइट, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, और ये हमारे पास 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है वॉल्यूम का। बट क्या अगर मैं किसी दूध के दुकान पे बोलूँ 1 मीटर क्यूब दूध दे दो, तो इतना दूध आ जाएगा भाई सर, ये तो मसला हो जाएगा ना, गैलन्स में आ जाएगा, गैलन्स में आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये हमारे पास एक फीजिबल यूनिट नहीं है डेली लाइफ चीज़ें के मतलब यूज़ के लिए ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा भाई कोई छोटा यूनिट डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, छोटा यूनिट डिफाइन करने के लिए मैं पहले जल्दी से बताऊंगा प्रीफिक्सेस, ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है हमारे पास। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, अब ये 1 मीटर है, एक होता है आपने सुना होगा सेंटीमीटर, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, किलोमीटर वगैरह वगैरह। सेंटी क्या होता है, सेंटी इज एक्चुअली 1/100, या शायद एक्सपोनेंट -2 भी बच्चों ने देखा हो कि सेंटी होता है हमारे पास 1/100। अब अगर मैं 1 मीटर की बात कर रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा,
1 मीटर अपॉन 100, ठीक है ना, उसका 100वां हिस्सा। यानी कि एग्जैक्टली इनके 1 मीटर के आपने 100 हिस्से कर दिए, तो जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही वो सेंटीमीटर है जो आप स्केल में देख रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप वो येलो वाले स्केल के अगर 100 हिस्से करेंगे तो आपके पास वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिससे आप फेमिलियर हैं, जो छोटे वाले स्केल में आपके पास होता है। इसी तरह एक चीज़ होती है हमारे पास डेसीमीटर। अब डेसीमीटर क्या होता है हमारे पास? डेसी होता है 1/10, यानी अगर मैं 1 मीटर के 10 हिस्से कर लूँ, ठीक है, तो वो जो एक हिस्सा आएगा मेरे पास वो होगा डेसीमीटर। अब अगर मैं कहूँ भाई ये मेरे पास 1 मीटर है, इसके 10 हिस्से करेंगे तो कितना आएगा? रफली इतना कुछ, ठीक है, समथिंग। जी जी जी। अच्छा, तो ये जो आ गया ना मेरे पास, लाइक अगर मेरे पास लेट्स से ये 1 मीटर है तो इतनी लेंथ हमारे पास आ गई रफली, ये हमारे पास आ गया 1 डेसीमीटर, 1 मीटर का 10वां हिस्सा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लेंथ भी 1 डेसीमीटर है, ब्रेथ भी 1 डेसीमीटर है और हाइट भी 1 डेसीमीटर है, डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, तो कितना हो गया हमारे पास? आ जाएगा कि भाई डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर, यानी ये हमारे पास कुछ एक क्यूब बन गया, ठीक है ना, ऐसी शेप आ जाएगी कि जिसके अंदर, ठीक है। अब ये जो 1 डेसीमीटर है इसको एक्चुअली हम कहते हैं क्या? ये है हमारे पास, आप फेमिलियर है वैसे इससे, 1 डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 लीटर। यानी 1 लीटर जो 1 है लीटर जो वॉल्यूम का यूनिट हम कहते थे, वो 1 डेसीमीटर इन हाइट, इन ब्रेथ, इन हाँ विड्थ, बिल्कुल, तो वो उसके हमारे अंदर जो पास चीज आ जाएगी उसको हम 1 लीटर बोलेंगे। बिल्कुल, मतलब ये जो हमारे पास साइज है, जो वॉल्यूम है हमारे पास, बिल्कुल आप ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन आप दूध वाले के पास जाते हैं, वो फॉर एग्जांपल उसके पास आपने जो है एक वेइंग, उसके पास एक टूल होता है, एक टूल होता है, बिल्कुल, सॉरी देखिए ना, नॉट वेइंग, मेजरिंग रादर, बिल्कुल, जिसके अंदर वो दूध यूं करके डालता है और फिर जाके थैली फिर में वो डाल तो देता है। एक्चुअली अगर आप कहेंगे, कभी कहते हैं 1 किलो दूध दे दो, जो कि गलत कहते हैं आप, वो 1 लीटर दूध दे दो कहना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे 1 लीटर दूध दे दो, वो उसमें से हो सकता है वो एक बार निकाल के डाले, अगर वो एक बार निकाल के डाल रहे और आपको बांध के दे दे, तो इसका हम समझ जाए वो जो उसके पास वो जो है 1 लीटर का उसके पास जो है इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, अब इसी को अगर अभी शेप्स तो अलग अलग हो सकती है ना, जगह आप यूं भी बना सकते हैं, जगह आप क्यूबिकल भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे हम बात कर लेते हैं भाई। फॉर एग्जांपल ये हमने एक शीशे का, थोड़ा सा अच्छा लगे ना, तो हमने शीशे का 1 डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब का एक बॉक्स रेडी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और लाइक हमने इस ग्लास को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, बिल्कुल इस ग्लास को थोड़ा सा बड़ा कर लिया और स्क्वायर शेप में हम ले आए, डेवलप कर लिया। अच्छा, मजे की बात ये ये खाली भी है ऊपर से ना, इसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं, सही, बिल्कुल। तो ये हमारे पास रेडी हो गया है। फिजिक्स वालों के लिए वैसे इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर आपको फिजिक्स सही पढ़नी तो आपको ये नज़र आना चाहिए। अब सही, ये जो मैं बात कर रहा हूँ नज़र आ रहा है, ये ब्लॉक आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, आप बस सही है। अच्छा, अब क्या है, अब हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को, ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर वॉल्यूम है, इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, ये पानी भर दिया, कहाँ? पूरा ऊपर लेवल फुल ना भरा हुआ है, अब थोड़ा सा भी अगर और डालेंगे ना गिर जाएगा, इतना फुल भर गया पानी। अच्छा, और वो पानी की स्पेशल बात ये थी कि पानी था वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपको पता है NMLS एक्सपेंशन जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है डेंसेस्ट फॉर्म में होता है अपना, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को भर दिया, प्योर वाटर को, मिनरल वाटर नहीं भर दिएगा, मिनरल वाटर हालांकि प्योर वाटर को आपने, ठीक है ना, प्योर H2O को आपने फुल भर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो पानी है, ये मज़े की बात है, इस पानी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद हैं, ये हमारे पास कहलाएगा 1 kg। यानी जितना हमारे पास इस वॉल्यूम के अंदर पानी मौजूद था, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर जितने पार्टिकल्स आए प्योर वाटर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो हमारे पास कहलाएगा एक्चुअली 1 kg। 1 kg। हाँ, तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन है 1 kg की। यानी अगर मैं इस पानी को यहाँ से निकाल के अगर मैं इसको केजी के अंदर मेजर करूंगा तो क्या ये 1 किलो निकलेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। हाँ, इस पे अब आते हैं, अब ये ना, यही तो हमारे पास सवाल है, 1 kg और 1 लीटर में फिर फर्क क्या है? ये एक ही चीज़ है ना। सॉरी। अच्छा, तो इस पे जो है क्या हुआ हमारे पास, अब मैंने जो है बिल्कुल ये हमारे पास आ गया 1 kg। 1 kg और 1 लीटर में पहली चीज़ तो ये है कि
हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें हैं. मास इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्वांटिटी ऑफ बिल्कुल, मैटर. क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम, इसमें केरोसिन ऑयल डालता तो शायद वो 5 kg का होता. बिल्कुल, हालांकि वॉल्यूम सेम उसका था, सेम था. सेम बिल्कुल, था. तो बिल्कुल. यहाँ तो 1 लीटर जगह वो उतनी घेरता, मगर जो है उसका मास, उसके Different इलेक्ट्रॉन था. प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, हो सकता है उसके एटम बड़े बड़े हों, ठीक है ना, सही है. तो उसका मास तो इट्स ज़्यादा अबाउट आता. ओनली वाटर. हाँ, वो जो 4 हमने, डिग्री सेंट. बिल्कुल, हमने जो है, मैंने आपको बात की थी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने डिफाइन किए वो ऐसे होने चाहिए जो ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है ना. अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक पुराने मेथड पे थोड़ा सा बात कर रहे हैं. मास की स्टैंडर्ड एक्चुअल डेफिनेशन तो इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट अभी 2018 में डिफाइन हुई है. बट जैसा कि मैंने बात की थी पहले शुरू में कि 1 फुट के ज़रिए हम लेंथ को डिफाइन कर चुके हैं, इसी तरह इस मेथड के ज़रिए हम पहले मास को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है. तो अभी 1 लीटर और 1 kg, यानी ये पानी 1 लीटर का भी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और यही पानी 1 kg भी है इन टर्म्स ऑफ मास. अच्छा, अब मसला क्या हुआ हमारे पास, अब फ़र्क कब आएगा, ये सवाल है हमारे पास. अगर मैं इस बॉक्स को या इस पानी को, अब मैं लेट से टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ. हमारा रूम टेम्परेचर क्या है, लेट से अभी क्या चल रहा होगा, समथिंग बाहर मेरे ख्याल से कोई 23 22 समथिंग अराउंड दैट. 23-22 ना. तो अगर मैं 23-22 पे ले आता हूँ इस टेम्परेचर को ना, या अगर गर्मी है तो 33 पे ले आता हूँ मैं, समथिंग. अच्छा, तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये सिस्टम पहुँचेगा, तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होती है, मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन. मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन, ठीक है ना. और थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में चले जाऊँ तो जो लिक्विड में एक्सपेंशन होती है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड से ना. अच्छा, तो अगर मेरे पास जो है यहाँ पे एक्सपेंशन हुई, अब एक्सपेंशन से क्या होगा, जो पानी है वो एक्सपेंड होने शुरू होगा. जो पानी फुल भरा हुआ था, अगर मैं उसको 4 से लेके गया हूँ कहाँ पे, 33 40 पे या 40 पे, तो अब क्या हुआ, उसमें एक्सपेंशन होना शुरू. उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो और दूर मजीद होना शुरू हो और गए. तो होगा क्या, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा. तो ये इस मेरा ख्याल है कि ये इस जगह के ऊपर अब ये थोड़ा सा और छलकेगा, यानी थोड़ा सा इसको और वॉल्यूम चाहिए होगा. हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो ये जो है, मतलब जब एक्सपेंड होगा, अब एक्सपेंड तो हो नहीं देता ना, ये फुल भरा हुआ है, तो क्या होगा, ये गिरना शुरू हो जाएगा. कुछ पानी गिर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स गिर जाएंगे, कुछ मैटर गिर जाएगा, या हम कह लें कुछ मैटर, कुछ अमाउंट ऑफ मैटर कम हो जाएगा इस पानी का. यानी कि हम कहेंगे कि भाई मास जो है अब 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस सिस्टम का मास थोड़ा सा कम हो गया, मगर बॉक्स उतना ही है अभी हमारे पास. तो बॉक्स का जो वॉल्यूम था 1 dm3 वो उतना ही है. यानी दूध सर्दियों में खरीदना चाहिए. एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये समझ गया. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से ये तो अमेरिका कनाडा के अंदर जो लोग रहते होंगे वो तो वो फायदे में होंगे. उनका 1 लीटर शायद उनको ज़्यादा दूध मिलता होगा हमारे मुकाबले के अंदर. खासतौर पे सिब्बी में तो मेरा ख्याल से दूध मिलना जो है वो हाफ लीटर या कुछ इस तरह उस क्वांटिटी पे मिलता होगा. अच्छा, इसमें थोड़ा सा है, मतलब एक्चुअली इतना फर्क नहीं है, 0.00000 समथिंग नहीं. क्यों फर्क नहीं है स्टिल, क्योंकि हमें जब आप दूध खरीद के लाते हैं तो वो दूध ठंडा हो रहा होता है ना, वो उसको सेफ करने रखने के लिए थोड़ा सा कूल डाउन करके रखते हैं. तो स्टिल वो टेम्परेचर जो है 4 के या 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड ही होता है, तो स्टिल इतना फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास. हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अगर आप कहीं कनाडा वगैरह में गए हुए तो जहाँ -20 चल रहा है या समथिंग, तो वहाँ आपको एडवांटेज मिल सकता है कि एक्स्ट्रा दूध मिल जाए. बिल्कुल, एग्जैक्टली. सो लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इसी 1 लीटर लिक्विड को मैं इसी को फ्रीज कर दूं, तो अब इसकी जो वॉल्यूम की जो जगह थी, स्पेस यूटिलाइजेशन, वो तो कम हो जाएगी. हाँ. अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल, बिल्कुल, बर्फ इतनी सी जो है वो 1 kg की होगी, लेकिन पानी इतना सारा 1 kg का होगा. इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये हमारे पास, क्योंकि वाटर जो है एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर ना. तो मज़े की बात है, वाटर को जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड होता है, बिल्कुल. और 4 डिग्री सेंटीग्रेड की स्पेशल टेम्परेचर है. 4 से अगर वाटर को हीट करेंगे तब भी एक्सपेंड होगा, 4 से वाटर को मतलब कूल डाउन करेंगे तब भी वो एक्सपेंड होगा. ये हमारे पास अलग टॉपिक है. बट लेट से हम एक नॉर्मल लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. हमने एक नॉर्मल कोई और लिक्विड लिया जो इसके नॉर्मल बिहेवियर है, और उसका 1 kg जो है हमने देखा कि भाई वो जो है हम
लेट से यहाँ पे हमारे पास वो वाटर वाला सिस्टम रखा हुआ है और यहाँ पे जो है हमारे पास वो नॉर्मल दूध का रखा हुआ है ये सिस्टम है। दूध में भी वैसे वाटर होता है खैर, ठीक है ना। हमारे पास कैरोसिन ऑयल रखा हुआ है लेट से, जो हमने बात की थी सामने। सो अब जो है मैं इसको पोर कर रहा हूँ, एक पॉइंट आया, ये बैलेंस होगा। तो इट मीन्स जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर यहाँ है उतना ही क्वांटिटी ऑफ मैटर अब यहाँ है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 kg। इसको इसकी मदद से, वाटर की मदद से मैंने अब एक और इन टर्म्स ऑफ कैरोसिन ऑयल मैंने 1 kg को डिफाइन कर दिया। इसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास एक फ्रीज्ड फॉर्म में 1 kg का बट्टा आ गया, आप कह लें, ठीक है ना, अगर देसी लैंग्वेज में कहूँ, या फिर हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ गया सिंपल, ठीक है ना। और यही वो 1 kgs हैं। लिक्विड को फ्रीज नहीं करते वैसे यहाँ पे, ठीक है ना, बट सॉलिड्स की मदद से, यानी आपने वो एक साइड पे जो है वो वाटर को रखा हुआ है और दूसरी साइड पे आपने जो है कुछ मेटल्स को आहिस्ता आहिस्ता ला के रखा। हाँ, जब ये बिल्कुल बैलेंस हो गए, अब ये जो अमाउंट है ना, ये आ गया भाई 1 kg। अब उसको किसी तरह हीट अप करके मिला दिया आपने, तो ये आपके पास एक 1 kg का एक इंस्ट्रूमेंट तैयार है आपके पास। ये 1 kg डिफाइन हो गया हमारे पास, जो और यही बहुत कम स्पेस के अंदर। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, अब वो जो है, अब देखिए वाटर की इतनी ज़्यादा स्पेस में वो 1 kg था और ये थोड़ी सी स्पेस में 1 kg आ गया हमारे पास। तो इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर दोनों में सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स दोनों में हमारे पास सेम है, ठीक है ना, शॉर्ट टू से वैसे। बट वॉल्यूम जो है ना हमारे पास वो डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि ये कम जगह में उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिया है जितने ये बहुत ज़्यादा जगह में लेके आ रहा था। बिल्कुल। और मज़े की बात है यही, अब ये जो बट्टा आ गया ना हमारे पास, इसी को अगर मैं और मॉडिफाई कर दूँ, मज़ीद मॉडिफाई कर दूँ, तो यहाँ से फिर हमारे पास वो आ जाएंगे जो हमने शुरू में वो जो पेरिस वाली बात की थी कि वो सिलेंडर्स जो डिफाइन हुए थे वो कुछ इसी टाइप के मेथड से फाइनली डिफाइन हुए थे सिलेंडर्स जो थे ना। देखो, तो ये हमारे पास फ़र्क है 1 लीटर और 1 kg। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कह सकते हैं कि जो वाटर है वो 1 लीटर 1 kg सेम है वाटर के लिए। अच्छा मार्स, मैं चाहूँगा कि आप क्विकली थोड़ा सा फ़र्क बता सकें क्विक कि जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल और डिराइव्ड है, इनका बुनियादी फ़र्क क्या है? सही। इसमें अच्छा, मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं कहता हूँ भाई, अगर जैसे अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास ना, अल्फ़ाबेट्स, फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26 लेटर्स। 26 लेटर्स हमारे पास, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, और इनसे मिला के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? अनलिमिटेड बना सकते हैं, ठीक है ना। लाइक अगर मैं कोई वर्ड ले लेते हैं हम, वर्ड WORD, 4 अल्फ़ाबेट से मिला के हमने एक वर्ड बना दिया, ठीक है। तो सेम एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का और ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ का। कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास बेसिक्स हैं, टोटल 7 है हमारे पास, ठीक है, लेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लेटर्स हैं ये, ठीक है। और ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है हमारे पास, वो इनसे मिलके बहुत सारी ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने बनाई, देखो। और लाइक और अगर आप देखें इसको तो अगर मैं कहूँ भाई, लाइक अल्फ़ाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं हमारे पास, फिर वर्ड से मिलके क्या बनता है हमारे पास? सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलके फिर पैराग्राफ बनता है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इनसे मिलके हमारे पास क्या बनती है? ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल और ड्राइव से दोनों से मिलके हमारे पास बनती है फिर इक्वेशंस, और फिर इक्वेशन से मिलके हमारे पास बनती हैं डेरिवेशंस, ठीक है। और जिस तरह हमारे पास एक पैराग्राफ हमसे कुछ बात कर रहा होता है ना, इसी तरह हमारे पास इक्वेशंस भी हमसे कुछ बात करना चाह रही है। अब बस पढ़ने की देर है कि जो है अगर हम उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, तो हमारे पास क्या बात है, ठीक है। और कभी कभी कुछ सेंटेंसेस इतने पावरफुल होते हैं कि वो बहुत कुछ कह जाते हैं, तो कुछ इक्वेशंस इतनी पावरफुल होती हैं हमारे पास कि वो बहुत कुछ कह जाती हैं हमें, और उसको मतलब लोग सोचते हैं कि कहा क्या है इसने भाई, इसका क्या मतलब है, क्या क्या पॉसिबल मतलब हो सकते हैं वगैरह। सो ये हमारे पास लाइक फंडामेंटल जो है, इसमें फिर जैसे हमने वॉल्यूम की बात की कि वो उसकी विड्थ है, हाँ, उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ है, ये सारी चीज़ें हमने बात की उसकी। तो डेफिनेटली वो 3 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज से बन के, बिल्कुल ये हमारे पास 3 अच्छा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 2 मतलब जो है, लाइक अगर मैं बात करूँ
दो अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके भी ड्राइव क्वांटिटी बन सकती है, और एक ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीपल टाइम्स मिला के भी हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो लेंथ है या वॉल्यूम है, हमारे पास वॉल्यूम क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये क्या है, हमने 3 बार लेंथ को ही मिक्स किया और हमने एक नई क्वांटिटी बना ली, वॉल्यूम। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बट इसमें हमने फंडामेंटल को 3 बार ऐड किया है। और इसी तरह हमारे पास क्या है, इसी तरह लाइक अगर हम बोले बात करें किसकी, ये ऐसे ही है भाई, जैसे आप कह सकते हैं भाई कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें 2 बार एक ही अल्फ़ाबेट आता है, हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई ऐसा वर्ड है इसमें एक ही अल्फ़ाबेट से एक पूरा वर्ड बन रहा है, एक ही अल्फ़ाबेट से? नहीं, ट्रिपल ए लोगो बना लेते हैं हम, ट्रिपल ए कोई लोगो होगा तो ये भी एक वर्ड है काइंड ऑफ। ठीक है ना, हमारे पास ए हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम के लेंथ समथिंग। अच्छा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हमें अलग अलग डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्कुल बेसिक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी लूँ तो स्पीड जो है हमारे पास क्या है, स्पीड अगर मैं बोलूँ, चलें बहुत बेसिक लेवल पे अगर बात करूँ भाई, स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि आपने कितना जल्दी डिस्टेंस कवर किया। कितना जल्दी डिस्टेंस कवर किया? हाँ, यानी आपने कितनी लेंथ को कितने टाइम के अंदर कवर किया। कितनी लेंथ को कितने टाइम के अंदर बिल्कुल कवर किया, बिल्कुल। ठीक है ना, ये आपकी स्पीड है। बिल्कुल। तो अब देखें यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है हमारे पास, एक लेंथ आ गई और एक टाइम आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम हमारे पास क्या है, ये फंडामेंटल्स है ना साथ में से। तो लेंथ और टाइम 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं और इनको मिला के आपने क्या बना लिया, स्पीड बना ली, एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बना ली है। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज का। अच्छा, इसमें वैसे और भी अगर आप फंडामेंटल पर जाएँ तो मज़े की बातें हैं कुछ, लाइक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, स्टिल मैं यही सवाल पूछूंगा, आर दे मैन मेड और नेचुरल? मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी नेचुरल लॉ की बेसिस के ऊपर किसी भी ह्यूमन बीइंग ने उसको इन्वेंट किया था, उसको नॉट रादर इन्वेंट बल्कि उसको ड्राइव किया था, आप कह सकते हैं। नेचुरल लॉ, बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली जो हमने भी बात करी कि जो मॉडर्न हमारे पास डेफिनेशन है उसमें हमने क्या किया है, देखें पहले हमने जो है, थोड़ी सी डीप बात है अगर हम समझ जाए ना, तो पहले हमने स्टैंडर्ड बना लिए जल्दी मैन मेड ना, बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया इन टर्म्स ऑफ नेचुरल यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही, इसको भी अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स, तो मैं आपसे बोलूँगा क्या अल्फ़ाबेट्स मैन मेड है या नेचुरल है? अल्फ़ाबेट मैन मेड है, क्योंकि हमारे उर्दू के अंदर रस्मुल ख़त कुछ और है, बिल्कुल एग्जैक्टली, और पे थे, क्या कहते हैं वेस्ट के अंदर, इंग्लिश के अंदर बिल्कुल। तो मगर क्या है कि जैसे जो हम डिफाइन कर दिए सब उस पर एग्री हो गए, तो हम ये कहते हैं कि भाई अब जो है सब एग्री हैं तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पहले कोई ए को इस तरह लिखता है, ठीक है ना, तो बी की फॉर्म में लिखता है, तो हम बी को फिर ए पढ़ रहे होते हैं आज। ठीक है ना, मगर सबने बोला हाँ भाई यही ए है, एग्री कर लिया, और यही बी है, और ये बाय द वे मजे की बात ये यहाँ पे ए बी सी जो है ये भी ड्राइव हुआ है ग्रीक से, अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन वगैरह ना। तो खैर, तो हमने जो है इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया, तो अब इसको जो है चेंज नहीं करना हमें ना, हमने सब जो है एग्री हो गया कि हाँ भाई ए ऐसा ही दिखेगा, और सब एग्री होने का फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास, अब हम जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इन टर्म्स में ना। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमारे पास यहाँ भी है फिर से, कि हम क्या कर रहे हैं, हम सब एग्री हो गए कि इतना ही बड़ा 1 मीटर होता है, और उस पर फिर हम इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे से कि भाई कितना टाइम हो गया, कितनी लेंथ है, या क्या क्या चीज़ें। ठीक है ना, और अगर हम एडवांस टर्म में जाएँ, क्योंकि जो फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं या फिज़िक्स के प्रोफेसर्स हैं या जो फिजिसिस्ट हैं, वो एक दूसरे से फिज़िक्स की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से अपनी बात को। जैसे मैं बोलूँ भाई कितनी फोर्स लग गई, या मैं बोलूँ भाई इतना
पोटेंशियल जनरेट हो गया। इसका मतलब क्या है, फिजिसिस्ट से जब बात करेगा तो जो है उसको कम्युनिकेट करने में आसानी होगी हमारे पास। सो हमारे पास जो है लाइक जो वोल्टेज है, लाइक अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आपसे बात करूं, सो क्या होगा कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी हाँ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए एग्जैक्टली अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की आपसे बात करूं तो भाई अब ये भी सवाल है कि करंट क्या होता है, कि मतलब अगर हीट है, टेम्परेचर है, ये सारी क्या है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स है हमारे पास, वर्क डन है, इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, हमारे पास फील्ड्स हैं, अगर आप डीप में जाएं थोड़ा सा, तो ये सारी क्या टर्म्स हैं, तो ये हम फिजिक्स में डील करेंगे, ठीक है ना। और एग्जैक्टली अब मैं बात करूँगी हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, इनका डिफरेंस क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। इनको हम इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, लाइक फिजिक्स में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे कि भाई ये हैं क्या। अच्छा, अब मज़े की बात ये, हमने पढ़ लिया कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब एक फेमस जुमला है, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नॉट फिजिकल। हाउ कम, क्या क्यों, मतलब इसका? इसका क्या मतलब, अब इसको समझने से पहले मैं अगर मैं आपसे पूछूं भाई व्हाट इज़, अभी हमने पढ़ा मास को, हमने थोड़ा सा पढ़ लिया ना, मैटर क्या चीज़ है, हमने बोला मास इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो मैटर क्या चीज़ है? मैटर डेफिनेटली एक उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स मिल के जो चीज़ फॉर्म करते हैं, जब सब्सटेंस में बनता है तो हम उसको मैटर बोलते हैं। बिल्कुल। तो फिर मास क्या था फिर हमारे पास? मास उसको मेजर करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही मास जवाब, उसको बिल्कुल मेजर हाँ, मास उसको मेजर करने के लिए एग्जैक्टली बिल्कुल, वाह, मेजरिंग टूल था मास। मास वाज अ मेजरिंग टूल। और मैटर क्या था? मैटर वॉज द कंपोजिशन और लाइक मॉलिक्यूल की जो आपस में रिलेशनशिप थी और क्वांटिटी थी, क्वांटिटी, वो मास था, वो क्वांटिटी मैटर था। नहीं, क्वांटिटी नहीं, किस चीज़ की क्वांटिटी थी? मैटर की क्वांटिटी थी। मैटर की क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खुद थे, वो क्या थे हमारे पास? मैटर थे। मैटर थे। और उनकी क्वांटिटी, कितना मैटर मौजूद है, ये हमने किससे मेजर किया? मास से मेजर मास से किया, measure ठीक है ना। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये कि एक्चुअली मास का हमारे पास यूनिट है केजी, मैटर का हमारे पास यूनिट है कोई? मैटर का यूनिट मुझे नहीं पता। मैटर का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैटर एक्चुअली इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। मैटर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये ग्लास इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस माइक इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, इस माइक की कोई लेंथ है, ये लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। इस ग्लास का कोई वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस पानी का अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर मौजूद है, ये मास है। ये मास है, मगर जो पानी के एटम्स हैं वो क्या हैं? वो मैटर है। वो पानी खुद मैटर है। तो अब मज़े की चीज़, फिजिकल पानी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट पानी इज फिजिकल, समथिंग फिजिकल विच यू कैन टच। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट मास इज नॉट फिजिकल। मास इज जस्ट और इमेजिनेशंस। हमने बनाया 1 DMQ और उसको स्टैंडर्डाइज किया, और हमने जो है बोला हाँ, से लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स हमारे पास ये क्या है? इमेजिनेशंस में हमारी। रियल लाइफ में अगर हम कुछ और लिखते, कुछ और चल रहा होता। ये हमारी तख्लीक है। इसी तरह जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये अजीब सी बात है, मगर उसको हमने डिफाइन किया फिजिकली। सो मैटर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट मैटर इज इटसेल्फ फिजिकल। मास एक हमारे पास एक मेजरिंग टूल है, मैथमेटिकल मेजरिंग टूल है, जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कितना मैटर मौजूद है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइक इसको समझने की जो है ज़रूरत है थोड़ी सी हमारे पास ना, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नॉट फिजिकल। खैर हम और इस पर नहीं जाते थे ना, बोलेंगे क्या 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 बातें थी, ठीक है। तो बट इसको सोचिएगा थोड़ा सा ना कि दिस टेबल इज फिजिकल, बट द लेंथ like 2 meters, this is the physical thing, but 1 meter is not something physical, this is imaginary.
ये हमारे पास असल है। तो जो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में, ये सारी वो जो आप देखते हैं ना, अगर कोई चीज़ वो मूवीज़ में आता है एकदम से उसने जो है वो यानी अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे पता है भाई मैं फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ आवाज़ आएगी, या फोर्स लगाऊंगा तो भाई चीज़ पुश हो जाएगी, और हम बोलते हैं हाँ बॉक्स है और बॉक्स में हम वेक्टर एरो बना देते हैं। मगर कभी भी डे लाइफ में आपको ऐसा नहीं होगा ओए वेक्टर आ रहा है भागो फोर्स लग जाएगी मुझे। तो वो फिजिकल नहीं, वो हमारी इमेजिनेशन में हम वेक्टर बना रहे हैं, बट वो इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है कि वो चीज़ों को, फिजिकल चीज़ों को डायमेंशन में उसको लेके जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली एक हमारे पास बिल्कुल एक खास इमेजिनेशन बनी हुई है, बिल्कुल, और वो इतनी पावरफुल हमारे पास जो है इमेजिनेशन है कि वो बिल्कुल हमेशा मैटर को कंट्रोल करके काइंड ऑफ चीज़ है ना। तो पावर ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ से हमें पता चल रही है। यहाँ पे आपने बिल्कुल आप डायमेंशंस का आपने वर्ड यूज़ किया है बिल्कुल। तो यहीं से फिर हमारे पास अब नेक्स्ट आता है फिर कि डायमेंशंस क्या है। यूनिट के साथ डायमेंशंस भी हमारे पास एसोसिएटेड है जो हमें पढ़ाई जाती हैं अक्सर ना। ये क्या चीज़ है हमारे पास बिल्कुल। तो पहले मैं ये पूछूंगा कि डायमेंशंस, एक डायमेंशन आपने और भी पढ़ी है ना कहीं, डायमेंशन का पहले आपने वर्ड सुना है कहीं? पहले मैं ऐसी जनरल डायमेंशन का वर्ड आपने कभी सुना है? बिल्कुल सुना है। कहाँ पे? अमूमन डायमेंशन का वर्ड मैंने सुना है कि इसका रकबा कितना है, कवरेज के अंदर मैंने अक्सर डायमेंशन सुना है, या इस डायमेंशन के अंदर ये चीज़ इतनी थी, जैसे एक्स वाई डायमेंशन की बिल्कुल बिल्कुल एक्स वाई जेड में फॉर एग्जांपल बिल्कुल कि इसकी ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, हमारे पास डायमेंशन एग्जैक्टली बिल्कुल। और हमारे पास अच्छा एक डायमेंशन तो ये हो गई, ठीक है ना। और डायमेंशन हमारे पास कहीं कि लाइक अगर चले मैं आपको बताऊं, नॉर्मली आजकल हमारे पास 4D सिनेमास, 3D सिनेमास चल रहे हैं, 3D ग्लासेस आ रहे हैं। 3D ग्लासेस क्या हैं? 3 डायमेंशनल ग्लासेस, 3D मूवीज। पहले जो टीवी पे आपको नजर आती थी वो 2D मूवी पहले नजर आती थी, अब ग्लास में हाँ तो 3D में चले जाते हैं, 3D में चले जाते हैं। तो ये भी हमारे पास डायमेंशन है। इसी तरह आगे जाकर 4 डायमेंशन भी हमारे पास आ जाती है एक चीज़। सो ये हमारे पास एक डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है जिससे हम फेमिलियर हैं। एक डायमेंशन और होती है हमारे पास जो यूनिट्स के साथ हमें, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है हमारे पास ना। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके हमारे पास कुछ डायमेंशंस डिफाइंड हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ की डायमेंशन हम कहते हैं भाई, स्क्वायर ब्रैकेट में अक्सर लिखा जाता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। कैपिटल एल से जो है लेंथ की डायमेंशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास है उसकी डायमेंशन हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करा जाता है, एंड सो ऑन ना। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर को कैपिटल थीटा से, एंड सो ऑन। सो अब ये हमारे पास आ गई डायमेंशंस। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आएंगे कि इस डायमेंशन, ये भी एक सवाल है, मज़े का सवाल है कि ये डायमेंशन उन डायमेंशन से कैसे कनेक्ट है। ये एक सवाल है, क्यों इन दोनों को डायमेंशन कहा जा रहा है। बट पहले हम समझते हैं ये डायमेंशन का है, ताकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो ये डायमेंशन हमारे पास कह लो भाई, जैसे हमने अभी बात की थी स्पीड की, हमने बात की थी ना। स्पीड क्या थी? हमने कहा था भाई ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, और कितना डिस्टेंस, कितना लेंथ, ठीक है। अगर प्रिसाइसली बात करूँ तो कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में आपने कवर किया, ठीक है ना, वो हमारे पास स्पीड है। बात अगर डिनोमिनेटर में जब भी कोई चीज़ आती है तो हम उसकी यूनिट की बात कर रहे होते हैं। सो डिस्टेंस, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम ना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेट्स से दो बंदे हैं हमारे पास है, ठीक है। दो हमारे पास रेसर्स हैं, ठीक है ना। एक की हाइट या एक जो है फैट रेसर है, ठीक है ना, वो थोड़ा बल्की सा है, और एक स्लिम रेसर है, ठीक है ना। मज़े की बात ये, दोनों की रेस हुई और टाई हो गया। दोनों की स्पीड सेम थी, एग्जैक्टली, ठीक है ना, बिल्कुल दोनों की स्पीड सेम थी। और उसको मैं टेक्निकल वर्ड्स में कहूँ तो दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। हालांकि जो बल्की बंदा था हमारे पास, जो फैट बंदा था, उसका मास ज़्यादा था, और जो हल्का बंदा था उसका मास कम था। बट स्टिल हम क्या कहेंगे, दोनों की स्पीड सेम थी। तो मास ज़्यादा होने से स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं है, ये फैक्टर नहीं है।
बिल्कुल। तो स्पीड में मास का फैक्टर नहीं आता है, स्पीड में सिर्फ हाँ, अगर मुझे सेम डिस्टेंस कवर करते हुए जो बल्कि बनता था उसको ज़्यादा टाइम लगता, सेम डिस्टेंस कवर करते उसको टाइम अगर वेरी हो जाता तो हमारे पास उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अगर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा होता, यानी कि वो देर में पहुंचता, तो हमारे पास हम कहते भाई बल्कि बंदे की स्पीड कम है क्योंकि वो देर में पहुंचा। इट मीन्स टाइम का फैक्टर स्पीड के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन इसका मास से कोई ताल्लुक मगर इसका मास से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मास का ताल्लुक शायद अगर वो बल्कि बंदा होता और वो क्या कहते हैं उसका इनर्शिया, उसकी फोर्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल वहां पे वो डिफरेंट बिल्कुल डायमेंशंस आ रही बिल्कुल होती। बिल्कुल बिल्कुल वो हमारे पास एडवांस जब हम करेंगे बिल्कुल, तो कुछ चीज़ें होंगी जो जिनका मास से ताल्लुक होगा हमारे पास, मोमेंटम है उसका मास से बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे पास, उस पर बात करेंगे बिल्कुल। सो बट अभी हमारे पास स्पीड जो है उसका मास से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब जब मैंने मास स्पीड की डायमेंशंस निकाली, तो डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा अगर मैं जल्दी से रिव्यू करता हूँ, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में एल और टाइम की डायमेंशन हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल टी। तो टी को हम ऊपर ले गए तो एल टी माइनस वन या एल और टी, एल अपॉन टी स्क्वायर ब्रैकेट में आ गए, ये डायमेंशन आ गई हमारे पास ना स्पीड की। अब इसमें कहीं मास नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। तो इट मीन्स जो स्पीड की बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें मास की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बता रही है हमें कौन, डायमेंशन। सिंपल सी बात, ठीक है। ये बिल्कुल आप इसको ऐसे मज़ीद इलेबोरेट कर सकते हैं कि भाई मतलब, या फिर अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास एक डायमेंशन है स्पीड की डायमेंशन है एल टी माइनस वन, ठीक है ना, और इसको मैं मज़ीद या मतलब इसको मैं देखूँ तो भाई मुझे नज़र आएगा भाई इसमें एल और टी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एल और टी का फैक्टर मौजूद है। सिंपल, ये हमारे पास डायमेंशन, एल और टी की डायमेंशंस है, डायमेंशन है। अच्छा, अब क्या है, अब इसका अगर मैं बात करूं जो हमारे पास वो वाली डायमेंशन है ना, जो हमारे पास 3D एक्स वाई जेड डायमेंशन, इससे क्या ताल्लुक है। तो देखें, इसके लिए हम एज्यूम करते हैं लेट्स से हमारे पास पेपर है और मैं जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास सिर्फ इस या लेट्स से कोई इंसेक्ट है, ठीक है ना, वो अभी वो छोटा सा इंसेक्ट है, उसे मूव कर सकते हैं, उसके विंग्स नहीं है, ठीक है, तो वो जो है इस टेबल पे कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है, फ्लाई नहीं कर सकता, फ्लाई नहीं कर सकता वो, ठीक है ना, ऊपर नहीं जा सकता, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इट मीन्स मैं ये कहूँगा ये 2 डायमेंशनल काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन क्या है, इसके पास सिर्फ 2 डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जा सकता है, सही, ये जेड एक्सिस पे नहीं जा सकता, नहीं जा ठीक है ना, या फिर आप कह लो ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे जा सकता है, ये वाई एक्सिस पे नहीं जा सकता, जैसे आपको सही लगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स अच्छा, अब अगर मुझे मैं इसको विंग लगा दूं तो फिर जो है इसके पास मैं कहूंगा एक और डायमेंशनल ऐड हो गई, ये उड़ भी सकता है, ये हाइट पे जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं भाई लेट्स से मेरे पास एक्स है और वाई है, अब जेड एक्सिस मैं यहाँ तो यूं जा सकता, ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूं जा सकता है 2D में, बट हमारे पास जो है लाइक यूं नहीं जा सकता, ठीक है। तो यूं जाने के लिए एक और डायमेंशन हमने अभी बात करी, जेड एक्सिस जरूरी। बट अगर मेरे पास ये एक्स और वाई है लेट्स से, और मैं एक डायमेंशन बना दूं इसी प्लेन के ऊपर यूं एक और लाइन लगा दूं, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, मैं क्या इस नई लाइन को डायमेंशन कहूंगा, तो जवाब नहीं कहेंगे हम, ठीक है ना, उसको डायमेंशन। क्यों, कि आप अगर इस नई लाइन के अलोंग जा रहे हैं इस प्लेन पे, तो आप यही काम अचीव कर सकते थे, आप पहले एक्स पे जाते फिर वाई पे जाते, वही काम अचीव हो जाता हमारे पास, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो नई लाइन है दिस इज नथिंग बट अ सुपरपोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, 45 डिग्री फॉर एग्जांपल, लेट्स से 45 डिग्री पे अगर कोई लाइन जा रही है, ठीक है ना, तो आप वो जो नई डायमेंशन है वो नई डायमेंशन नहीं, क्योंकि आप वही रिजल्ट यहां से यहां तक आप पहुंच सकते हैं एक्स और वाई को कंपाइल करके, बट आप एक्स और वाई को कंपाइल करके थर्ड डायमेंशन में ही आ सकते। तो ये जो आप थर्ड में आए हैं ना, ये थर्ड डायमेंशन वो काम कर रही है जो एक्स और वाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। थर्ड डायमेंशन वो काम कर रही है जो पहली 2 डायमेंशन नहीं कर सकती थी, तो इसलिए इसको हमने डायमेंशन का रुतबा दिया। इसी तरह अगर कोई 1D ऑब्जेक्ट है, वो 1 डायमेंशन से एक लाइन में मूव कर सकता है, वो आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नीचे जाने के लिए एक और डायमेंशन हमने इंट्रोड्यूस किया, 2D हो गया और फिर 3D हो गया, एंड सो ऑन ना। सेम कॉन्सेप्ट, सेम यही कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि अगर मैं बोलूँ टाइम, मास और लेंथ, अभी हम इन 3 की बातें करते हैं, तो जो काम
लेंथ कर सकती है वो काम मास नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम इसकी, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और जो काम मास कर सकता है वो काम हमारे पास लेंथ नहीं कर सकती, और जो काम टाइम कर सकता है वो काम मास और लेंथ दोनों मिलके नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अलग अलग डायमेंशंस हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हमने असाइन किया यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड में दो डायमेंशन है, लेंथ और टाइम। मैं कह लूँ दिस इज काइंड ऑफ अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसमें मास का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। अगर मैं मोमेंटम की बात करूंगा तो उसमें मास का फैक्टर भी आएगा, लेंथ का फैक्टर भी आएगा, टाइम का फैक्टर भी आएगा, तो दैट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही। ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का। अब मजीद इसमें ये आता है कि भाई इसको क्यों और भी चीज़ें, लाइक डायमेंशन में एक एडवांटेज ये है डायमेंशन का कि भाई जो लेट्स मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो लेंथ की अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो यूनिट्स बहुत सारे हो सकते हैं ना, सेंटीमीटर भी हो सकता है आपके पास, किलोमीटर भी हो सकता है आपके पास, लाइट ईयर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास लेंथ के यूनिट्स हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ इनकी, भाई कोई भी यूनिट है, माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है ना, नैनोमीटर हो गया, तो हमारे पास इन सारे लेंथ्स की बेसिक नेचर क्या है, इन सब की, बल्कि मैं जुमला थोड़ा सा और इसको प्रिसाइज करूँ तो हमारे पास नैनोमीटर है, बहुत नहीं, मतलब हम एटम के साइज पे चले गए, लाइट ईयर है, बहुत बड़े लेवल पे चले गए, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है। इन सब की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी लेंथ्स हैं, इज ऑल आर लेंथ्स। ठीक है, तो इनको मैंने इन जनरल फॉर्म लिख दिया ब्रैकेट में कैपिटल एल, भाई यूनिट कोई भी हो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ का फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें। सही। इसी तरह सेकेंड हो आर हो आपके पास, जो है कुछ भी हो, बेसिक फैक्टर क्या है, टाइम, कैपिटल टी। ठीक है, तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है किसी जो फिजिकल क्वांटिटी के, ये हमारे पास कहलाती हैं डायमेंशंस। और इसी तरह अगर मैं फिर मज़ीद इसको करूँ तो जो आपके पास लाइक अगर मैं लेमैन एग्जांपल में बात करूँ ना, सो आपके पास जैसे मोमेंटम है, या आपके पास लेट से वर्क है, लेकिन ना उसकी डायमेंशन है ml²t-2 समथिंग ना, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ आ गई। अब आप इसको, या वर्क का यूनिट एक्चुअली जूल है हमारे पास। अब जूल को जब आप खोलेंगे मजीद तो एंड में आपके पास जाएगा ml²t-2, तो एक m, दो l और नीचे 2 t लगे हुए, ये है हमारे पास डायमेंशन। ठीक है ना, इस मीन्स इसमें लेंथ, मास और टाइम तीनों इन्वॉल्व हैं, बट बाकी 7 भी तो हैं हमारे पास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, वो इन्वॉल्व नहीं, उनका टेम्परेचर से वर्क कितना और इसका कोई ताल्लुक नहीं है सच हमारे पास। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, अब इसको ऐसे समझ लो कि भाई जैसे कि मतलब बच्चे ऐसे समझ सकते हैं इसको कि मेरे पास बिरयानी है, ठीक है ना, कराची में बिरयानी तो वैसे ही मशहूर है, तो बिरयानी के अगर मैं कहूँ बिरयानी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये जूल है पूरा ना, सब प्रॉपर होता है, मैं इसको सेपरेट करूँ, सेग्रीगेट कर दूँ, हर चीज़ को अलग अलग करके रख दूँ, तो ये बेसिक किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनी है ये बिरयानी, मसाला, चावल, बिल्कुल टमाटर, हाँ, टमाटर और दही, हाँ, और गोश्त ऑफ कोर्स, वरना तो क्या मिल जाएगा, पुलाव नहीं, क्या मिल जाएगा, पुलाव भी नहीं बनेगा, तहारी ताहिरी बन जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना, ये है हमारे पास मिलके बिरयानी बनती है ऑफ कोर्स। तो इनको अगर मैं सेपरेट कर दूं तो ये क्या है, ये डायमेंशंस ऑफ बिरयानी है हम कह रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है हर चीज़ की डायमेंशंस है। मतलब कि एक बात इंपॉर्टेंट ये और कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, उनकी एक ही डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन है एल, बस, क्योंकि ये फंडामेंटल है, इसकी एक डायमेंशन है हमारे पास, और अगर ड्राइव्ड होंगी तो उनकी मल्टीपल डायमेंशंस होंगी, लाजमी होंगी। अच्छा, अब जो डायमेंशंस है हमारे पास, उनका यूज़ कहाँ पे आता है, कि एप्लीकेबल कहाँ पे है, तो इसकी मज़े की बात यह है कि जो इक्वेशंस है ना, कि लेट्स से अगर आप कोई डेरिवेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोई आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और एकदम से आपको लगा यार मैंने तो ये कोई नई इक्वेशन इन्वेंट कर ली है समथिंग, ठीक है ना, और आप टीचर के पास गए, तो टीचर सबसे, अगर कोई पढ़ा लिखा टीचर होगा, ठीक है ना, सो वो देख के उसको वेरीफाई करेगा कि यार क्या ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड की, उस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन और जो राइट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन दोनों हमारे पास बराबर हैं, तो फिर हम कह सकते हैं
कि ये इक्वेशन शायद ट्रू हो, जो आपने नई इक्वेशन बनाई है ये वाकई ट्रू हो सकती है, बट अगर उसकी डायमेंशन ही ख़राब है तो वो जो है ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अगर आप कहें कि भाई लेट्स से मैं जो है आप खाने की कोई आइटम लिया है, फॉर एग्जांपल आपके पास नमक है, आपके पास आटा है, समझे बहुत सारी चीज़ें ना। अब इससे आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और एक चीज़ बना सकते हैं, दूसरी चीज़ भी बना सकते हैं। कुकिंग का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट यू गेट द पॉइंट। कुकीज़ बना सकते हैं, खमीर हाँ बना सकते हैं, हाँ, रोटी बना लेट्स सकते से हैं, आपने ब्रेड जो बना है सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके पास मैदा है, अब मैदे से आप जो है आप केक भी बना सकते हैं आई थिंक, और जो है कुकीज़ भी बना सकते हैं आई थिंक, आई डोंट नो समथिंग। बट अगर मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, मुझे केक से याद आया है, अभी हमारे प्रोड्यूसर ने हमें बताया है कि आज मास की बर्थडे भी है, तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, सालगिरह मुबारक। थैंक यू। और इस पॉडकास्ट के बाद डेफिनेटली हम लोग केक भी काट रहे होंगे मास की सालगिरह का, कि हम इसको सेलिब्रेट कर सकें। आपने जब केक कहा तो मेरे जहन में आ गया। ये आप वाकई like, मुझे नहीं पता था। वाओ, थैंक यू। खैर, फिर हमें जल्दी रैप अप करना चाहिए इसको। अच्छा, वाओ यार, वाकई। खैर, तो जो हमारे पास जो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कंसंट्रेशन, हम बात कर रहे थे कि डायमेंशंस को मिला के, मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के। बिल्कुल। तो जो केक भी हम बना सकते हैं और जो है बिस्किट बना सकते हैं वगैरह वगैरह। अब लेट्स से चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे पास, एक मैदा होना चाहिए और चॉकलेट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब केक और बिस्किट काइंड ऑफ बराबर हो सकते हैं, दो इक्वेशन में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों की डायमेंशनल एनालिसिस करूंगा तो एट द एंड रिजल्ट केक और मैदा और चॉकलेट ही निकलेंगे। बट अगर हम बिरयानी और बिस्किट को कंपेयर करें तो ये दोनों डायमेंशनली बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बिरयानी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चावल, हमारे बिरयानी में चावल है, बिस्किट में हमारे पास चावल नहीं होंगे कहीं पे भी, या बिस्किट में गोश्त आपको नज़र नहीं आएगा, बिरयानी में गोश्त आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बिरयानी इक्वल्स टू बिस्किट कह रहा हूँ काइंड ऑफ, तो दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। बट केक इज इक्वल्स टू बिस्किट कह रहा हूँ, सिंपल केक आप कह लें, ठीक है ना। तो दिस इज द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन वी हैव। ओके, सो डायमेंशन एनालिसिस हमारे पास बहुत ज़रूरी है, और पास्ट पेपर वगैरह में भी आप जो है आपके पास बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। वो इसी वजह से आता है कि जब भी इवन लाइक अगर किसी बड़े लेवल पे भी कोई साइंटिस्ट अगर कोई डिस्कवरी करता है, उसको लगता है भाई ये मैंने एक नई इन्वेंशन कर ली है, तो उसका फर्स्ट चेक उस इक्वेशन को चेक करने के लिए क्या होगा हमारे पास, कि उसको इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करेगा। अगर डायमेंशनली वो इक्वेशन ट्रू है तब तो पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वेशन ट्रू हो सकती है या हो सकता है ना हो, मगर अगर डायमेंशनली ही वो इक्वेशन गलत है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं कि वो इक्वेशन ट्रू। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का हमारे पास, ठीक है। अच्छा माज, अब हम मूव करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। ये इस चैप्टर का बहुत अहम टॉपिक है, और इसमें अक्सर बच्चे रूल्स को याद करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में उनको बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है। तो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट इनटू अ वेरी प्लेन लैंग्वेज, ताकि स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन दूर हो। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना, सबसे पहले तो भाई होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो रूल्स याद करना, मतलब लॉन्ग लिस्ट है हमारे पास रूल की ना, कि ये कंडीशन होंगी तो वो डिजिट सिग्निफिकेंट होगा एंड सो ऑन। और सेकंड प्रॉब्लम ये कि अगर हम रूल याद भी कर लेना तो वो समझ नहीं आ रहे होते बात, कि भाई रूल तो याद हो गए, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मगर क्यों ये सिग्निफिकेंट है और ये क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है, ये बात समझ नहीं आ रही होती हमारे पास ना। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि है क्या, डेफिनेशन क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर को कहते हैं हम रिलायबल डिजिट्स नोन विद सर्टेनिटी एंड सो ऑन, ठीक है ना। रिलायबल का जो हमारे पास वर्ड आता है, रिलायबल क्या है हमारे पास, रिलायबल का क्या हम लेंगे, भरोसा, बिल्कुल, काबिले भरोसा, बिल्कुल एग्जैक्टली, काबिले भरोसा। लाइक हमारे पास डिजिट्स, वो डिजिट्स जिन पे आप भरोसा कर सकें, एतमाद कर सकें आप, बिल्कुल। लाइक हमारे पास जो है एक बहुत फेमस ऐड भी है कि डॉलेंस लिया तो बात बनी। डॉलेंस, हाँ बिल्कुल, और डॉलेंस रिलायबल है। हाँ, डॉलेंस रिलायबल है, बिल्कुल। डॉलेंस हमारे पास रिलायबल है, यानी डॉलेंस पे आप एतमाद कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको धोखा नहीं देगा समथिंग। सो वो डिजिट्स जो आपको धोखा नहीं देंगे या जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं मैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का
बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे भी होता है। आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइन करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, ठीक है ना। बट हमारे पास रूल्स भी हैं, तो मतलब ये हमारे पास लैब का टॉपिक भी है एक तरह से ना। और क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज में एक फेवरेट क्वेश्चन है, आप किसी भी लेवल पे हो, एमसीक्यूज का एक फेवरेट क्वेश्चन है भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस नंबर पे, वो दे देंगे समथिंग। अच्छा, रूल्स वैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, इसके रूल्स हमारे पास तकरीबन 6-7 रूल्स अलग अलग जो है केमिस्ट्री में अलग, मैथ फिजिक्स में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। बट हम अभी जो है 3 रूल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या, रूल्स क्या है पहले ना जल्दी से। तो रूल्स हमारे पास हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की जल्दी से। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, सिंपल, इसको बोला। ये तो हमारे पास हो गया बेसिक सबसे आसान रूल है, यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 530 एक हमारे पास नंबर है, उसमें 5 और 3 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वो नॉन जीरो है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, 0 यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी हमें पता नहीं है, बट कंफर्म बात हो गई पहले रूल से कि ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। 5 और 3 जो है सिग्निफिकेंट, एटलीस्ट सिग्निफिकेंट, बिल्कुल। सेकेंड रूल क्या कहता है हमारे पास, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 503 लेट्स से, तो 5 और 3 के बीच में 0 आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों, रूल क्या कह रहा है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ रूल 2 को, और मैं कह देता हूँ जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्योंकि 5 और 3 सिग्निफिकेंट है तो 0 भी सिग्निफिकेंट होगा, इसको याद रखिएगा। अच्छा, थर्ड रूल क्या कहता है हमारे पास, थर्ड रूल ये इंपॉर्टेंट रूल है, सबको सब चीज़ डिफाइन कर देगा। जीरोस कमिंग आफ्टर अ डेसिमल एंड अ नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। वो जीरो जो एक डेसिमल के भी बाद आए और एक नॉन जीरो नंबर के भी बाद आए वो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 53.0, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें 53.0, तो 0 डेसिमल के भी बाद आ रहा है और एक नॉन जीरो नंबर यानी कि 3 या 5 के भी बाद आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे जो 0 है ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर मैं बात करूं 5 लेट्स से 0.053, ये मैं बात कर लूँ ना, तो 0.053। अब यहाँ पे जो पहला वाला 0 है क्या वो डेसिमल के बाद आ रहा है, पहले आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इट मीन्स वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब बात क्या थी 0.053। अब जो दूसरा वाला जो 0 है हमारे पास पॉइंट के बाद आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है, बट क्या नॉन जीरो के बाद भी बाद आ रहा है, नहीं। रूल क्या है, 0 कमिंग आफ्टर डेसिमल एंड अ नॉन जीरो नंबर, दोनों के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट के बाद तो आ रहा है, या तो सबसे पहले या सबसे आखिर में। हाँ, सबसे पहले क्या मतलब, यानी आपने 0.053 कहा, हाँ, तो अगर ये 0.530 होता एग्जैक्टली, तो ये दोनों जो बाहर के नंबर थे ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट होते। हाँ, नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ 0.053 तो हमारे पास क्या होगा, अभी जो आखिरी वाला जो 0 होगा ना, आखिरी वाला जो 0 होगा 0.0530, ये कहा था जी जी जी। तो जो सबसे आखिरी वाला है 530 वाला, तो ये 0 डेसिमल के भी बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है और 53 के भी बाद आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट, बिल्कुल। अच्छा, अब एक रह गया बीच में 0.053, ये वाला 0, ये डेसिमल के बाद आ रहा है बट नॉन जीरो से पहले आ रहा है, इससे पहले कोई भी नॉन जीरो नहीं है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये हमारे पास एक रूल है, अगर इसको समझ आ जाए ये रूल हमारे पास ना, 0 कमिंग आफ्टर डेसिमल एंड अ नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, और इसमें एक टेक्निकलिटी भी है थोड़ी सी, अगर मैं जल्दी से बता देता हूँ कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 500.0, तो अब जो ये लास्ट वाला 0 है ये सिग्निफिकेंट होगा बिल्कुल, क्योंकि डेसिमल के भी बाद है और शुरू में 5 भी आ रहा था तो 5 के भी बाद ही होगा ये, तो लास्ट वाला 0 हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जो बीच में 2 जीरोस हैं इनमें आ गया मसला। क्यों, क्योंकि ये जो बीच वाले जीरोस हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट रूल ये बीच वाले 0 5 के तो बाद आ रहे हैं मगर डेसिमल से पहले आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए। बट मसला ये है कि वो जो कॉर्नर पे दोनों पे तरफ सिग्निफिकेंट है, तो दूसरा रूल क्या कहता है
जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट होने चाहिए। बिल्कुल। मैंने ये मेरा पर्सनल, मैंने इसको नाम दिया हुआ है प्रेफरेंस रूल, ठीक है ना, सही। कि अगर आपका 2 और 3 कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो आप 2 को प्रेफर करेंगे, और आप जो है जो लास्ट वाले जो बीच वाले 2 जीरोज है वो भी सिग्निफिकेंट होंगे इस केस में हमारे पास, ठीक है। और मजे की बात ये है कि अगर आप वो जो 7 रूल हैं उनको पढ़ें, उनको समझ लें पूरा, और उनके लिहाज से ये बीच वाले जो जीरोज हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहें, तो ये डिफाइन ही नहीं होंगे कि ये सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं। So these तो three ये हमारे rules पास are very important to बिल्कुल, ये हमारे पास लाइक मुझे तो ये एटलीस्ट आसान लगता है, क्योंकि मेरी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना मैं चीज़ों को लॉजिकली ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है ना, कम से कम मेमोराइज मुझे करना पड़े, मैं इस पर चलता हूँ। अच्छा, फिर मज़ीद जो है अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो हैं क्या ये, कि भाई क्यों ऐसे अजीब से रूल हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ 500 तो 0 0 ये जो 2 जीरोज हैं आप कहेंगे इनकी वर्थ नहीं है क्या, भाई इनको गायब कर दो 5 रह जाएगा, और मैं कह रहा हूँ ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका क्या मतलब हो। तो असल बात यह है कि भाई ये जो 500 लिखा हुआ है हो सकता है ये 499 हो, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 5 किया, तो इसलिए मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकता। या फिर हो सकता है ये 512 हो, मैंने राउंड ऑफ करके इसको 500 किया, तो ये जो 2 जीरोज हैं काबिल भरोसा नहीं है, इसलिए ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। बट अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, अच्छा ये भी ये मजे का सवाल है, अगर मैं कहूँ लेट से मेरे पास लिखा हुआ है कहीं पे 4 और एक जगह लिखा हुआ है मेरे पास 4.0 या 4.00, सो क्या ये दोनों सेम चीज़ है? एक जगह 4 और एक जगह लिखा हुआ है 4.0, क्या ये सेम है? वैसे तो सेम है ये, वैसे लाइक हाँ, लाइक Four- दिखने में बिल्कुल दिखने में Same मतलब है हमारे पास, अगर किसी को मार्क्स मिले और टीचर 5 हाँ। आउट ऑफ 4 लिख दे या 4.0 4.00 लिख दे ना, तो हाँ वैसे ये किया जाता है पेपर में कि ताकि कहीं बच्चा 0.5 आगे नहीं बढ़ा दे या 45 नहीं करते उसको, तो 0.0 लिख के आगे फॉरवर्ड किया जाता है ताकि बच्चा स्पेसिफिक लॉक कर होशियारी देते नहीं हैं करते, उसको। बिल्कुल सही है। बट ये रीज़न नहीं है हमारे पास, लाइक या फिर आप ये कह सकते हैं आप टीचर जो है उसको एक्यूरेट कर देता है कि ये एग्जैक्टली हमारे पास 4 है, सही है ना, तो यहाँ एक्यूरेट कर देता है। हाँ, अब अगर मैं लिख रहा हूँ 4 सही। तो मैं जो है अगर मैं 41 लिखा, लेट से 4.1 लिखा हुआ है, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो क्या आएगा 4। अगर 4.2 लिखा हुआ है तो इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 4। बट लेट से इसको मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ मेरे पास स्केल है, ठीक है, और स्केल में जो है ये 1 2 3 4 मजीद डिवीजन भी है 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4। इसको थोड़ा सा विजुलाइज अगर हम करें, अब हम 4 पे हैं, लेट से एक किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं हम, और 1 2 3 4 है उसकी लेंथ, और 4 से मजीद थोड़ी सी आगे, और मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ ये 4 है, 4.1 4.2 4.3, तो ये जो रॉड है ना ये आ रही है 4.2 और 4.3 के बीच में, ये चले 4.2 पे हमारे पास आ रही है, तो इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास, आप क्या कहेंगे 4.2, और अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो 2 और 3 के अगर बीच में आएगी तो मैं पहले वाली वैल्यू लूंगा 4.2 कहूंगा उसको, बिल्कुल ठीक है ना। सो ये इसकी लेंथ क्या है 4.2 है हमारे पास। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करके मैं क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 4 यहाँ है, 4.1 4.2 4.2 तकरीबन करीब ही है इसके। अच्छा, एक लेंथ है मेरे पास जो ये 4 है और ये लेंथ आई यहाँ पे आ गई, या 4 पे बिल्कुल यहाँ आ गई, या 4 और 1 के बीच में आ गई, तो मैं इसको क्या लूंगा 4, ठीक है। तो एक लेंथ आ गई जो 2 और 3 के बीच में आ रही थी, उसको भी मैंने 4 कहा, और एक 4 और 1 के बीच में आ रही है उसको भी मैंने 4 कहा, ठीक है ना। तो इट मीन्स हमारे पास दोनों 4 हो गए। अब सही वाला 4 कौन सा है, दोनों को राउंड ऑफ करके मैं क्या कह सकता हूँ 4। बट अगर मैं कह रहा हूं इसको मैं 4.2 कह रहा हूं, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं मजीद 4.0 एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि ये 0 है हमारे पास, इससे पहले क्या है 4.0 है, 4.1 4.2 4.3 बिल्कुल। तो 4 अगर मैं सिर्फ 4 कह रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये 4 भी हो सकता है, 4.1 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है, 4.5 हो सकता है, नहीं वो हमारे पास चलो 4.4। तो ये रेंज है हमारे पास 4 की, इनमें से किसी भी को राउंड ऑफ करोगे 4 ही आएगा। बट अगर मैंने 4.0 कर दिया तो मैंने रेंज छोटी कर दी, एक्यूरेट कर दिया। एग्जैक्टली, जैसे नोन विद सर्टेनिटी, हमने अनसर्टेनिटी बड़ा कम कर दी, हमने अनसर्टेनिटी
कम कर दी, सर्टेन Exact हो गए, आपने उसको certain बिल्कुल कर ली। ठीक है ना, हम सर्टेन हो गए ज़्यादा कि हाँ भाई ये 4 और 4.1 के बीच की लेंथ बात कर रहे हैं। अगर मैं 4.0 कह रहा हूँ और अगर मैं 4 कह रहा हूँ तो 4 से लेके या 4.0 से लेके 4.4 तक कोई भी लेंथ हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो रिलायबल डिजिट्स नोन विद सर्टेनिटी, हमारे पास ये डेफिनेशन है एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो ये हमारे पास जो है बेसिक हमारे पास आ गए कि Significant होते क्या है। इसको मजीद अगर हम डेप्थ में घुसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट These are the three golden थ्री rules. गोल्डन रूल। और स्टैंडर्ड ये है हमारे पास कि जब भी कोई मेजरमेंट की जाती है ना, अगर मैं कोई भी कैलकुलेशन करूँ, सो स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन ये है कि भाई मेरे पास दो वैल्यूज़ थी, लेट्स से एक वैल्यू को मैंने मेजर किया हुआ था अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये मैंने बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट की हुई थी उसकी ना, 4.356 मीटर्स इसकी लेंथ है, ठीक है ना। और एक मेजरमेंट मैंने की हुई थी लेट्स से 2 सिग्निफिकेंट, इसकी लेंथ है भाई 5.1, सही ना, समथिंग। और किसी वजह से मुझे जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ा, कोई और चीज़ निकालनी पड़ी। तो जब फाइनल आंसर आएगा उसका, रूल ये है कि मैं उसको जो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो डिजिट था ना, जो नंबर था, उस पे रखूँगा, क्योंकि हमारे पास सबसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमारे पास उसी की है। मतलब अगर हम उसको मतलब उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो डिलीट कर दी है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर को ही मैं फोकस करके उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड करूँगा अपने फाइनल रिजल्ट्स के। यानी कि दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और दूसरे में लेट्स से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसके जो फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 2 ही रहें, वो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो ऑफिशियल जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं उसमें। सही। मास हम अपने नेक्स्ट इनफैक्ट फाइनल टॉपिक पे मूव करते हैं। और मैं चाहूँगा, ये मैंने डिफरेंट सवालात निकाले हैं जो बोर्ड के अंदर, ख़ासतौर पे कराची बोर्ड के अंदर जो पेपर्स आए हैं पास्ट 5 ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा देखें और इसमें से बताएं कि कौन सी चीज़ को आप क्विकली स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 2013 के अंदर अगर आप देखें तो 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, और इस पे कुछ बात की गई थी। एमसीक्यूज इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज भी आए हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। वही हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस आ गई ना, एक पास पेपर का क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे। और एक इक्वेशन जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पे लिखा हुआ है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। अब t क्या है, टाइम, यहाँ पे हमारे पास वेव एंड ऑसिलेशन आ जाएंगी। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सो ऑन। एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला हमें लग रहा है, और हमें बोला हुआ है कि भाई देखो ये क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के है, इसको ब्रेक करूँगा। मैं मास को लिखूँगा, मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। के की डायमेंशन क्या होती है, आप निकालेंगे f इज टू माइनस के, एक्स से f आएगा, x आएगा एंड सो ऑन, आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो एंड रिजल्ट अच्छा 2 पाई क्योंकि कॉन्स्टेंट है उसके कोई डायमेंशन नहीं होती, आप कैलकुलेशन करेंगे एट द एंड। अच्छा, और दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ गई एक साइड ना, राइट हैंड साइड कहना, दूसरी साइड पे टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड, कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन के लिए, ये प्योरली क्या है, टाइम है। इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, t। ये ना मास पे डिपेंड करती है ना लेंथ पे डिपेंड करती है, सिर्फ t पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। तो इसकी डायमेंशन तो हो गई t। अगर ये जो दूसरे साइड पे कॉम्प्लेक्स चीज़ है 2.m अपॉन के, इसकी डायमेंशन भी t के बराबर आ जाएं, तो इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट, बल्कि ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट तो है ही फिर, है ना। अभी ये पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो ये हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक आपको जो है जब आप जो कोर्सेज, जब आप नॉर्मल अपनी क्लासेस ले रहे होंगे तो उसमें आपको पूरा मेथड भी दिखाया जाएगा कि कैसे करना है। इसी तरह यहाँ पे एक और है v इज टू एफ लेमडा, इसको भी आप जो है, अच्छा ये भी चले, ये भी डिस्कस करो, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इसको हम जल्दी से ब्रेक कर सकते हैं कि हम बात अभी कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड ना, आपको पता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड टाइम्स वेवलेंथ, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम, ठीक है।
तो और वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस। और टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम। तो अब देखें, अगर मैं वेवलेंथ, जो कि वेव की लेंथ है हमारे पास, एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट बेसिक नेचर क्या है? लेंथ है। उसकी बेसिक नेचर क्या है वेवलेंथ की? कि वो लेंथ है। और टाइम पीरियड एक अलग टाइम है कि कितना टाइम लगता है उसको ये वन ऑसिलेशन करने के लिए, बट बेसिक नेचर क्या है? कि वो टाइम है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेवलेंथ की अगर मैं इसको वेवलेंथ को डायमेंशनली लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट में एल, कैपिटल एल, डायमेंशन। और अगर मैं टाइम पीरियड को स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशनली लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं? कैपिटल टी जो है हमारे पास, ठीक है। तो इट मीन्स, अब देखो यहाँ पे क्या गई? एल अपॉन टी, ठीक है। और या फिर एल टी माइनस वन। और एल टी माइनस वन किस चीज़ की डायमेंशन थी? हमने इसी की यही एग्जाम्पल ली थी। एल टी माइनस वन वॉज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो हमें पता चला ओ हो जो लेफ्ट साइड पे चीज़ आएगी वो वेलोसिटी होगी। तो यानी कि हमें यहाँ से पता चला कि v है वो जो एफ लैम्डा जो है एक्चुअली वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ से हमने निकाला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फेमस क्वेश्चन है, और ये मतलब अगर हम जाएं डिस्कवरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी चीज़ होती है डायमेंशन एनालिसिस, जब भी जो है हमसे पास पेपर में पूछा गया है। सही। इसी तरह यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि भाई कैपिटल जी की डायमेंशन एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और हमारे पास ओह लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ 2017 में ये 2017 में बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है वैसे? लाइट ईयर, अगर अगर मैं आपसे पूछूं लाइट ईयर किसका यूनिट होगा? ईयर तो डेफिनेटली हम उसको टाइम में मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल सही ना। सो यही यहाँ पे मतलब ये जो है एक कॉमन में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है क्योंकि ईयर आ जाता है ना, और हम कहते हैं टाइम मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली अब यहाँ पे देखें पूछा हुआ है, ट्रिक क्वेश्चन है ये काइंड ऑफ, ठीक है ना, कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर है क्या? चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। लाइट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स। कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है? 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 3x8 मीटर्स एक सेकेंड में कवर करती है। अच्छा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना आपसे, ये है साउंड की टर्म में बात कर रहा हूँ मैं। तो साउंड की भी एक स्पीड है, एक पर्टिकुलर स्पीड है, और वो है हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और ये जो स्पीड ये इतनी ज़्यादा है 330 कि हमें लाइव लग रहा है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा नहीं और कि डिले हो रहा है समथिंग। अगर मैं साउंड की स्पीड को कंपेयर करूँ लाइट की स्पीड से, तो लाइट की स्पीड क्या है? 30 करोड़, 3 एक्सपोनेंट 8। और साउंड की स्पीड क्या है? 330 या हमारे पास और अप्रॉक्सीमेटली 330। तो ये ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा बोले मेरे पास 30 करोड़ रुपए हैं, और एक बंदा बोले मेरे पास 330 रुपये। कितना फ़र्क है ना? 330 रुपीज़ और 30 करोड़ रुपीज़, यही फ़र्क स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट में। तो लाइट इज एन लाइक एक्सट्रीमली फास्टेस्ट। इससे ज़्यादा तेज अभी तक कोई जाए नहीं, इवन पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना, अगर हम हायर स्टडीज में जाए तो। खैर, अच्छा अब क्या है हमारे पास? लाइट ईयर क्या है? चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइट ईयर क्या है? हाँ, लाइट अगर अगर अच्छा, ये ऊपर जो हमें नज़र आ रहे हैं स्टार्स है सारे ना, स्टार्स भरे में, ये स्टार्स भी एक्चुअली सन जितने बड़े बड़े हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, और ये भरे हुए हैं हमारे पास यूनिवर्स में ना। और जो सबसे नियरेस्ट स्टार है ना उस तक, अच्छा लाइट की ये कितनी स्पीड है? 3 एक्सपोनेंट 8। ये इतनी स्पीड है कि ये तकरीबन दुनिया के 7.5 चक्कर एक सेकंड में काट सकती है। उफ, 7.5 चक्कर दुनिया के एक सेकंड में ट्रैवल कर सकती है लाइट, ठीक है ना। जो ये हमारे पास स्पीड है लाइट की। मैं सवाल पूछूं कि ये ऊपर स्टार्स हैं, मैंने यहाँ से एक टॉर्च, इनफाइनाइट टॉर्च बना ली, और मैं उस स्टार पे मार रहा हूँ, मैंने ऑन कर दी लाइट ना, तो वो स्टार, वो लाइट जा रही है स्टार पे जा रही है, ठीक है ना। कितनी देर में वो स्टार पे पहुँच जाएगी? जितना डिस्टेंस होगा अर्थ से उस स्टार का। तो मतलब आइडिया है, एक रफ गैस कि कितना टाइम लगेगा उसको स्टार, शायद 3-4 दिन 5 दिन 3-4 दिन बाद, ठीक है ना। तो मज़े की बात ये है कि इतनी तेज़ है हमारे पास, बट स्टिल डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, 3-4 है। तो लाइट को लगेंगे 4.5 साल। यानी जो अर्थ के दरमियान 7 टाइम 1 सेकंड के में अंदर चक्कर लगा सकती है,
उसको इस स्टार पे जाने के लिए 4.5 साल लगेंगे। एग्जैक्टली। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन और जो हमारी मिल्की वे है, अगर पॉसिबल हो तो हम पिक्चर्स भी दिखा देंगे, जो मिल्की वे है वो भरी हुई है स्टार्स से, और मतलब जो सबसे करीब वाला स्टार है ना, उसके डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। खैर, सो मतलब हमारा यूनिवर्स तो खैर बहुत बड़ा। अच्छा, अब जो अगर हमें यूनिवर्सल स्केल पे जाना है और मैं अब कितना बड़ा डिस्टेंस है ये, अब मैं उसको मीटर में मेजर करने शुरू हो जाऊँ या किलोमीटर में मेजर करना शुरू हो जाऊँ, तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने फिर से एक नया यूनिट डिफाइन किया, यूनिट 1 डिफाइन किया फिर से। अब वो 1 क्या था? अब वो 1 छोटा मोटा यूनिट नहीं था, वो था 1 लाइट ईयर। और ये लाइट ईयर क्या है? ये एक्चुअली डिस्टेंस का यूनिट है। और कैसे हमने डिफाइन किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में कवर करेगी, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, ठीक है। और मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ अगर इसी बात को, जो मैंने पहले सवाल पूछा था कि डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट स्टार 4.5 साल, 4.5 साल लगेंगे, यानी कि उनका हमारे सन और उस स्टार का डिस्टेंस कितना है? 4.5 लाइट ईयर्स। ठीक है ना? तो 1 यूनिट है तो 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4.5 यूनिट हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइट ईयर इज एक्चुअली यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम हमारे पास जो है यहाँ पे देखें, टाइम, ए ऑप्शन टाइम लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है ना, ताकि अच्छा, और क्या है हमारे पास? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है हमारे पास, 2012 का सवाल है। क्या लिखा हुआ इन्होंने? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 5.642 एंड 4.71 इन द प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर इज। हमारे पास 2 नंबर गिवन है, 5.642 और 4.71। इनको अगर मैं जो है इनका प्रोडक्ट लेता हूँ तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, और ऑप्शन है 26.57382, 26.574, 26.6 और 26.5। सो जल्दी से ये हम डिस्कस कर अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। आप लोग भी गैस करें कि क्या आंसर आ सकता है, कमेंट्स में भी कर देंगे। वरना क्या होगा, आप लोग, मैं आंसर बताऊँ, हाँ मैं तो यही सोच रहा था, है ना? तो बेटर है कि आप कमेंट में बता दें कहीं पे, ताकि जो है अब वाकई वेरीफाई कर सके कि हाँ भाई मैं ये सोच रहा था एक्चुअली। और अभी हमने इसको डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। सो इसका एक्चुअल आंसर हमारे पास होगा, अगर मैं देख लूँ इसको, ओके, तो एक्चुअल आंसर है इसका सी ऑप्शन। ठीक है, और 26.6। और उसका रीज़न ये है कि अभी हमने बात करी थी जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, उन पे हम बात करेंगे। तो एक जो नंबर है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और एक नंबर पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट है, उसके हिसाब से हम जो है अपनी फाइनल वैल्यू, जो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है सेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है बेसिक्स हैं बिल्कुल। और मज़ीद यहाँ पे देखें, एक और चीज़ ये है कि सी ऑप्शन है 26.6 और डी ऑप्शन है 26.5। दोनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फिर हम देखेंगे राउंड ऑफ, कि ऑफ कोर्स अगर नंबर 5 से बड़ा है तो जो है बच्चों को पता है कि जो है फिर वो नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करना है। और अगर नंबर 5 से छोटा है, यानी कि अगर मैं 26.6 या 26.57 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 26.6। बट अगर मेरे पास आता है 26.52 तो मैं 26.5 ही रहने देता हूँ उसको ना, एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास जो है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पे और कुछ हो सकता है? बस मेरे ख्याल से यही एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो हमें स्टूडेंट्स मुसलसल हमसे समझते भी रहते थे, तो मैंने चाहा था कि ये एटलीस्ट हम उसको कवर करें। इसमें रिपीटिशन कितना है आप ये चेक करके, क्योंकि वही सवाल मुसलसल रिपीट हो रहे हैं जो हमने शुरू में बात की थी। थैंक्स अ लॉट मास फॉर हैविंग विद अस, एंड आई बिलीव कि इट्स ऑलरेडी अ हिस्टोरिक डे। रीजन भी कि आपकी बर्थडे और हमारा जो है वो पहला इंटर अकेडमी का पॉडकास्ट है। सो रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। बिल्कुल, थैंक यू रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। माय प्लेजर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं अपने पहले पॉडकास्ट को। और मैंने जैसे बताया था कि एजुकेशनल कंटेंट कम है, ख़ास तौर पे
हम जो ज़्यादातर रोट लर्निंग कर रहे होते हैं अपने बोर्ड के अंदर, तो इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि एटलीस्ट हम उन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तौर पे समझ सकें। तो आपके जहन में मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं जो आप समझना चाहते हैं, जो आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें और हमें बताएं कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपके साथ मुलाकात करेंगे। इसी के साथ थैंक्स अलॉट माज, आपका बेहद शुक्रिया, और इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल। और इसी से जो आपने बात की ना, बिल्कुल कि हम इसको प्लान यही है अभी तक जो रफ प्लान है, ऑर्गेनिक रखेंगे, ऑडियंस के जो रिव्यूज़ हैं उसके हिसाब से हम नेक्स्ट टॉपिक लाइक जनरेट करेंगे कि क्या होना चाहिए, और उस लिहाज से ना बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।